यस दोस्तों, गुड मॉर्निंग। केम छो पब्लिक मजामा? कैसे हो आप लोग? सर केम छो, आप गुजराती हो क्या? नहीं बेटा, मैं मारवाड़ी हूँ। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क दिया था आपको। आज अपन रेलिवेंट कॉस्ट पूरा खत्म कर देंगे। जो भी बच्चे पहली बार मतलब फर्स्ट ये वीडियो पे मेरे को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये अपना एक फास्ट ट्रैक बैच चालू है। यस सर, सीए में फाइनल लेवल पे फास्ट ट्रैक बैच। ये अपना 4th लेक्चर है। वेरी फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पूरा का पूरा ये डिस्कस किया था, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सीएमए के बनने के बाद क्या करना चाहिए, क्या आपकी सोच रहनी चाहिए, आपको कैसे ये सब्जेक्ट को देखना चाहिए और कैसे आपको लाइफ को देखना चाहिए। ओवरऑल अपन ने वो डिस्कस किया था। फिर अपन ने लेक्चर नंबर 2 में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चालू की थी। लेक्चर नंबर 3 में अपन ने रिलेवेंट कॉस्टिंग का ऑलमोस्ट पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया था और 5-6 क्वेश्चंस भी कर दिए थे। और ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, जिसने लेक्चर नंबर 3 देखा डेमो का। अब ये लेक्चर नंबर 4, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट डेमो, या और एक आध डेमो और एक्स्ट्रा रह सकता, क्योंकि अपने को 60 लेक्चर्स में बैच कंप्लीट करनी है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था। 60 लेक्चर्स 2 घंटे ईच, 120 घंटे में आपका पूरा पैकअप कर दूंगा एससीएम। आपको 70+ आएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। चलो, आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्टली कूल। चलो आ गया भाई। यस, ये वाला क्वेश्चन चालू कर रहे हैं अपन अभी। लेट स्टार्ट इन 3, 2, 1 गो। सर क्या बोलता है क्वेश्चन? टिपटॉप टेक्सटाइल्स लिमिटेड, टिपटॉप टेक्सटाइल्स लिमिटेड कहा गया भाई। हाँ, टिपटॉप टेक्सटाइल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए वाइड रेंज ऑफ फैशन फैब्रिक्स। अब एक चीज जस्ट मेरे को बताना है, ये जो है ना मेरा शर्ट, इसका कलर है ना, ये ब्लू है। ये ब्लू वो ग्रीन क्रोमा की वजह से ये बार बार ऐसा हो रहा। मुझे शर्ट पहनने से पहले ध्यान नहीं था कि ये शर्ट पे ऐसा होने वाला। आपको इधर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा इग्नोर कर देना, वो क्रोमा की वजह से ऐसा हो रहा। चलो आ जाओ सर, चालू करते। तो मैं थोड़ा सेट अगर कर सकता तो थोड़ा बड़ा कर देता अपने। क्या होता सर? देखो, टिपटॉप टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर्स ए वाइड रेंज ऑफ फैशन फैब्रिक्स। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना था। जस्ट अ सेकंड, अपन 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 है ना, खाली एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आपको याद है क्या कि 11 टाइप के कॉस्ट थे, 11 टाइप के कॉस्ट थे। के अंदर कुछ थे रिलेवेंट कॉस्ट और कुछ थे इररिलेवेंट कॉस्ट। याद है क्या? 11 के 11 नाम याद है क्या? देखो, जितने जितने आते हैं ना उतने गेस याद करो, मतलब सोचो, थोड़ा दिमाग पे लगाओ। सर सबसे पहले हम इररिलेवेंट कॉस्ट का एग्जांपल आप लोग को देंगे। फिर बाद मतलब कोई भी रैंडमली आप लोग है ना ऐसा बना के आप लोग खुद लिखो। आप लोग खुद से लिख के ऐसा एक बार लिखो। मैं भी लिख रहा, जो जो मेरे को याद आ रहे, आप भी लिखो, आपको जो जो याद आ रहे। ऐसा बिल्कुल ये नहीं है कि भाई 11 के 11 नाम याद ही आने को ना। लेट्स गिव इट अ ट्राई कि आपको याद आ रहे क्या, देखते हैं। इररिलेवेंट कॉस्ट में स्टार्ट करते पहले इररिलेवेंट कॉस्ट से। सर इररिलेवेंट कॉस्ट क्योंकि 4 ही थे, इररिलेवेंट कॉस्ट 4 ही थे, हमको मालूम है ये 7 थे। सर 4 में एक था हमको जो याद है, वो फिक्स कॉस्ट। उसको फिक्स कॉस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अब्जॉर्ब्ड कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? अब्जॉर्ब्ड कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? अब्जॉर्ब्ड कॉस्ट। ठीक है। सेकंड क्या था? बोलो सर। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, मतलब हम उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो तो लगना ही लगना है। दैट इज नथिंग बट अनअवॉइडेबल कॉस्ट। सर अनअवॉइडेबल कॉस्ट यहां पर आने से हमको ये समझ गया कि अगर कोई कॉस्ट अवॉइडेबल है तो उसको रिलेवेंट कॉस्ट बोलेंगे कि हाँ भाई ये कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, देन दिस इज अ रिलेवेंट कॉस्ट। अगर कोई कॉस्ट को अवॉइड ही नहीं कर सकते, देन दिस इज अ इररिलेवेंट कॉस्ट। इज दिस क्लियर? सर थर्ड, सर कमिटेड कॉस्ट, कि मैंने कमिटमेंट कर दिया, मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं आपसे मशीन तो लिया, मैं 3 साल तक आपसे सर्विसिंग भी करूंगा, उसका मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया, या मैंने ऐसा साइन कर दिया। दैट इज नथिंग बट मैंने कमिटेड कर दिया। अब मैंने जो कमिट कर दिया, उसके बाद आप उससे सर्विसिंग कराओ या मत कराओ, आपके तो कॉस्ट लग गए। आपके तो क्या लग गए? कॉस्ट लग गए, बोलो। दैट इज नथिंग बट कमिटेड कॉस्ट। और चौथा कॉस्ट क्या है? चौथा कॉस्ट जो कि इररिलेवेंट कॉस्ट का पहला कॉस्ट था, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या रहता सर? पास्ट कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट इज नथिंग बट संक कॉस्ट। संक कॉस्ट याद है? याद है ये सातों आइटम? सातों बोल रहे, ये चारों आइटम याद है क्या? इज इज क्लियर? अब्जॉर्ब्ड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट और संक कॉस्ट। इसको लाइन से कोई याद मत करो, लॉजिकली याद करो। अब्जॉर्ब्ड कॉस्ट ठीक है भाई, कोई चीज में अपन क्या कर रहे हैं वो कॉस्ट लगा नहीं है, बस अपन अब्जॉर्प्शन कर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इंटर में, या भी अपन पढ़ेंगे आगे जाके, ये याद है। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया। उसके बाद कमिटेड कॉस्ट, कि भाई ये तो मैंने कमिट कर दिया तो मेरे को लगना ही है, वो स्पेशल ऑर्डर में लूँ या ना लूँ, कोई वो स्पेशल केस में मैं ध्यान दूँ या ना दूँ, वो तो मुझे क्या लगना ही लगना है, कमिटेड कॉस्ट। उसके बाद
अनअवॉइडेबल कॉस्ट, मैं इसको अवॉइड कर ही नहीं सकता, ये तो चीज लगने ही लगनी है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट और लास्ट कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट, ठीक है। अब सर रिलेवेंट कॉस्ट में 7 कॉस्ट है सर। 7 में जो कल अपन ने सबसे पहले पढ़ा था वो रिप्लेसमेंट वाला कॉस्ट याद है सर? रिप्लेसमेंट में क्या था बताओ? रिप्लेसमेंट में क्या था सर? रिप्लेसमेंट में 3 बातें थे कि अगर कोई प्रोडक्ट रेगुलर यूज का है तो अपन उसको क्या करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट नॉर्मल रेगुलर यूज का है तो अपन उसको क्या करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट का नो यूज है तो अपन क्या करेंगे, और अगर कोई प्रोडक्ट का अल्टरनेट यूज है तो अपन क्या करेंगे। याद है क्या ये चीज? बोलो ये चीज याद है क्या? अब एक्चुअली मेरा है ना हाथ उधर नहीं जा रहा, मैं देखता ऐसा कुछ हो सकता है, जस्ट अ सेकंड रुको। हाँ अब थोड़ा दूर जा रहा लेकिन पूरा हाथ नहीं जा पा रहा मेरा। नो ठीक है चलो कोई बात नहीं। आपको समझ रहा ना कि रिलेवेंट कॉस्ट क्या है? रिलेवेंट कॉस्ट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो था अपन ने कल पढ़ा था, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में क्या था बोलो? रिप्लेसमेंट कॉस्ट में क्या था कि 3 कॉस्ट रहते, 3 चीजें रहती कि उसको अपन रेगुलर यूज में कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैन बी ऑफ रेगुलर यूज, प्रोडक्ट कैन बी ऑफ नो यूज, प्रोडक्ट कैन बी ऑफ अल्टरनेट यूज। मतलब पहले अपन ने प्रोडक्ट उसको एक्स्ट्रा पर अपन ने एक्स्ट्रा बाय करके रख लिया था। अब एक्स्ट्रा बाय में 3 आइटम आ गए, ये एक्स्ट्रा बाय कर लिए ठीक है, बात कोई बात नहीं, इसको ये रेगुलर यूज में आते रहता। तो सर रेगुलर यूज में आते रहते और अगर अपने को स्पेशल प्रोडक्ट में उसको यूज करना है तो अपन क्या करते हैं उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज बाय फ्रॉम मार्केट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर नो यूज, सर कोई अभी कोई प्रोडक्ट काम का नहीं है तो स्पेशल ऑर्डर में यूज कर ले क्या? हाँ यूज कर ले, तो इसका रिलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा? नो यूज, मतलब ये प्रोडक्ट कोई काम का नहीं है तो अपन एज अ फादर अपन दिमाग में क्या, अपने घर में पप्पा क्या सोचते थे, ये कुछ काम नहीं है चलो बेच बुचा के मोकला करो, बेच बुचा के मोकला, मतलब इसका रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि इसका कोई नो यूज मतलब इसकी कोई इज्जत नहीं है तो उसको बेच बुझा के मोकला करो, बेच बुझा के मोकला। तो सर बेच बुझा के मोकला मतलब क्या? रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज रीसेल वैल्यू। और इसका अल्टरनेट यूज है, मतलब ऐसा है कि भाई ये जो काम है अब ये मतलब ये कैलकुलेटर इधर तो काम का नहीं है लेकिन इधर काम आ सकता। हाँ इधर जो नया प्रोडक्ट अपन मार्केट से लेके आ रहे थे इसके लिए, अब उसके बदले ये लग गया तो जो नया प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो इसका कॉस्ट है। लॉजिकल, लॉजिकल, एकदम लॉजिकल। ये था रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और बताओ और कौन से थे? थर्ड क्या था जो सबसे पहले अपन सबसे पहले अपन ने पढ़ा था? डिफरेंशियल कॉस्ट। कि भाई फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल क्या था उसके अंदर याद है क्या? कि भाई सेल्स पहले अभी मैं क्या कर रहा, मेरे क्या बोलते उसको, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हाँ मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेच रहा था, लेकिन अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू नहीं बेच रहा, मैंने क्या किया खुद के सेल्स पर्सन रख लिया। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जब बेच रहा था तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं 16 मिलियन का कमीशन दे रहा था, अब मैं खुद के सेल्स पर्सन रख लिया तो इनको 12 मिलियन में काम हो रहा, तो मेरा 4 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा। डिफरेंशियल कॉस्ट 4 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा, लेकिन इसके अंदर एक रिस्क था, डिस्ट्रीब्यूटर के पास नेटवर्क था लेकिन इसके पास नेटवर्क नहीं रहेगा तो वो एक रिस्क लेके चलते अपन बराबर। तो ये क्या था? डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? डिफरेंशियल कॉस्ट, बोलो नेक्स्ट क्या था? आराम आराम से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अमित शाह जी का एग्जांपल याद है या नहीं है आपको? भूल गए आप लोग? अमित शाह जी को भूल गए क्या? अरे भाई इंडिया में रहना है कि नहीं रहना है आपको? अमित शाह जी को भूल गए आप लोग? हाँ एक सेकंड थोड़ा कैमरा नीचे करूँगा। हाँ आप बताओ आप लोगों को इंडिया में रहना है कि नहीं रहना है? अमित शाह जी को भूल जाएंगे तो कैसा होगा? दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अपन ने अमित शाह जी का एग्जांपल लिया था कि अमित शाह जी के पास 3 ऑप्शन है, एक बैंक में नौकरी करने का, एक होम मिनिस्टर बनने का और एक बीसीसीआई में नौकरी करने का। तो अगर वो होम मिनिस्टर बन रहे तो वो क्या, उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। बोलो वो वर्ड बोलो मेरे साथ, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आया तो उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो एमसीक्यू में भी ऐसा लाइन, ऐसी लाइन वो लोग पूछ सकते हैं आप लोगों को। होते बात कर, मैं आपको गर्मी लग रही? अभी मैं, अभी ये डेमो लेक्चर है ना, नहीं तो मैं कुछ बोल देता था। डेमो लेक्चर के बाद मेरा असली सैरकेज़म चालूंगा, क्योंकि ये पूरा जनता नहीं देखेंगे ना, ये सिर्फ मेरे बच्चे देखेंगे जो अपनी क्लास लेंगे। ये डेमो लेक्चर में क्या दूसरे क्लासेस वाले कोई टीचर्स भी देख रहे होंगे तो किसको पता, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मेरा सैरकेज़म लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहाँ पर फिर अपन थोड़ा सैरकेज़म लेवल बढ़ा देंगे, सो दैट मतलब अच्छे वाले सैरकेज़म, ठीक है। गलत मत समझना कुछ। आ जाओ सर, अवॉइडेबल कॉस्ट हो गया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया, डिफरेंशियल कॉस्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। 2 कॉस्ट वो बोले एकदम 6th और 7th वो अपन ने पढ़े थे, लेकिन मैंने बोला था आपको कुछ काम नहीं है। एक क्या था? एक था इम्प्यूटेड,
याद है क्या? एक था इम्प्यूटेड और एक था आउट ऑफ पॉकेट। तो इसको अपन अगले पेज में भी लिख ले रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट। ये वैसे भी कुछ काम की नहीं है। लेकिन सर और एक कॉस्ट था, वो कौन सा था? इंक्रीमेंटल या मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, डन। आपको ऐसा सातों कॉस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है एज सच, लेकिन अभी अपना एक बार रिवीजन भी हो गया इससे। चलो डन। तो ये थे सातों कॉस्ट, इसको पकड़ो डिलीट कर दो। आ जाओ, लेट्स बिगिन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 चालू करने से पहले आपको एक दो टॉपिक में आपको पढ़ा देता, वो एक दो टॉपिक पे आ जाओ। एक दो टॉपिक में को आपको पढ़ाना था, वो एक दो टॉपिक पढ़ा देता। अपने क्लास नोट्स में आ जाओ। क्लास नोट्स में स्टार बनाओ और स्टार बना के एग्जाम्पल लिखो। स्टार 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 बनाओ, एक पॉइंट लिखो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप लिखो, ऐसे एग्जाम्पल लिखे। कुछ एग्जाम्पल्स मेरे को आपको पढ़ाने हैं, एग्जाम्पल्स। इससे आपको बताना है कि ये रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है, रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। ठीक है, आप अभी अब आपके ना जैसे आपके ग्रुप 3 के एग्जाम्स होंगे, आप क्या रहोगे? आप रहोगे खाली। ग्रुप 4 की तो पढ़ाई कुछ चालू नहीं करेगा, करना चाहिए वैसे, आप लोग करते नहीं, लेकिन रिजल्ट्स का वेट करते, या एक डेढ़ महीना खाली हो, या फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि दोनों ग्रुप की एग्जाम हो गए आपके। ठीक है, ग्रुप 3 की एग्जाम हो गई, ग्रुप 4 की एग्जाम हो गई, अब रिजल्ट तक अपने खाली। तो हाँ, ओके भाई, आजा आजा जल्दी आजा, एक सेकंड। घूमने चले गया क्या? तो यहां पर अपन ऐसा लिख सकते एग्जाम्पल, थोड़ा मैं एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा, एक 10 सेकंड का टाइम दो। अ, 2 मिनट के बाद लिखना आप लोग। हाँ, आ जाओ इधर, लिख लो एग्जाम्पल, दिमाग में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल फ्रेम हो गया। क्या बोलते हैं, देखो बोथ ग्रुप्स के आपकी एग्जाम डन हो गई। अब आप वेले, पूरे परिवार को मालूम है आप वेले हो अभी रिजल्ट तक। तो आपके चाचा ने क्या किया, आपको दुकान पे बुला लिया, बोले भाई तू एक काम कर, वैसे भी वेला है ना, चला जा दुकान पे आ जा, चला जा दुकान पे आ जा। तो बोले अपन ठीक है भाई चले जाएंगे। अब क्या हुआ, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो आपकी जून में एग्जाम होने वाली है, तो आपका जुलाई अगस्त में रिजल्ट आता, राइट, जुलाई जून जुलाई अगस्त, हाँ। तो आप जून का महीना, जुलाई का महीना, ये 2 महीना आपने क्या किया, काम किया। उसके बाद अगस्त के महीने भी आपके चाचा ने बोला या पापा ने बोला या कोई भी जो घर का मेन है उसने बोला कि भाई सुनो देखो थोड़ा अगस्त और सितंबर काम करना पड़ेगा, अगस्त और सितंबर काम करना पड़ेगा। भाई घर वाले बोल रहे तो अपन क्या ऑप्शन थोड़ी अपने पास, बोले ठीक है काम कर लेंगे। अब आप जो काम कर रहे थे ऑब्वियसली एक मैनेजर लेवल का काम करेंगे, आप ऐसा तो नहीं करेंगे भाई शक्कर भर के दे, दूध भर के दे, चाय भर के दे, ऑब्वियसली नॉट। आप गल्ले पे बैठोगे या कुछ अच्छा ही काम करोगे। लेकिन जून और जुलाई में अब एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोच, क्या सोचना है, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। ठीक है, आप घर के क्या हो, ओनर हो, आप घर के, आप हो नहीं ओनर, लेकिन आपको सोचना ओनर के पर्सपेक्टिव से। आप घर के ओनर हो, फॉर एग्जाम्पल आपने आपके बेटे को बोल दिया कि भाई सुन चला आजा कल से दुकान पे आना है, वैसे भी खाली बैठा है ना, घर पे आजा दुकान पे आना है, डन चलो आ जाओ। तो वो जून और जुलाई में वो खाली बैठा था, दुकान पे चले गया। तो बताओ कि ये यहां पर ऑब्वियसली आप घर से पैसे तो नहीं उठाओगे, जॉब के हिसाब से पैसे उठाओगे क्या, नहीं उठाओगे। तो यहां पर रिलेवेंट कॉस्ट कुछ लगने वाला है क्या, नहीं, ऑब्वियसली नॉट, रिलेवेंट कॉस्ट उधर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे यहां पर आप सीएमए बन गए, क्या बात है, आपका रिजल्ट आया और आप सीएमए बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे आप सीएमए बन गए, अब एज अ ओनर आप सोचो क्या हो रहा। अब एज अ ओनर आपका जो बेटा था, अब आपका बेटा क्या, आप बड़े हो गए, आपके बेटे को आपने यहां पर 2 महीने काम करवाया। आपको मालूम था बेटा खाली है, वैसे भी घर पे बैठ के रील्स देखेंगे या वेब सीरीज देखेंगे, आपने क्या बोला इधर काम कर, तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, 0। वैसे भी खाली था इसलिए 0 था। लेकिन अगर उसको अगस्त में जैसी वो सीएमए बन गया, उसको
9 लाख का पैकेज मिल गया, 9 लाख का पैकेज। और अगर आप उसको दुकान पे काम करवा रहे वापस अगस्त और सितंबर में, उसको एक कंपनी से ऑफर आ गया 9 लाख का, अब मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द रिलेवेंट कॉस्ट? क्या रिलेवेंट कॉस्ट जीरो रहेंगी? अब क्या रिलेवेंट कॉस्ट जीरो रहेंगी? दिस इज माय क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिलेवेंट कॉस्ट? सर ऑब्वियसली द रिलेवेंट कॉस्ट विल बी 9 लाख, क्योंकि ऑफिस मतलब ऑफिस नहीं जाना, मतलब ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना, ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से अगस्त और सितंबर में काम करने की वजह से उसके 9 लाख का नुकसान हो गया। इज दिस क्लियर? आपको समझा? व्हाट विल बी द अगस्त और सितंबर का ये कितना रहेगा? 9 लाख, मतलब 9 लाख इज फॉर पर मतलब मंथ की साल की है, तो आप फॉर एग्जांपल आप 70,000 पर मंथ लेके चल दो आफ्टर टैक्सेस। 70,000 इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उसने मिस कर दिया। इज दिस क्लियर? अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज नथिंग बट रिलेवेंट कॉस्ट। इज दिस क्लियर? अपॉर्चुनिटी लॉस इज नथिंग बट रिलेवेंट कॉस्ट। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। इसको ही एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब क्या हुआ पता है क्या? अब आपको ही मालूम है कि जैसे ही रिजल्ट आता और वैसे ही अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया, तो जब पैकेज वो लोग 9 लाख 10 लाख 11 लाख देते, जैसे ही अगर आपने 1-2 महीने डिले कर दिया क्योंकि आप लोग कहीं और ट्राई कर रहे थे, 2 महीने डिले के बाद आपको कितना पैसे मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है सिर्फ 7 लाख का पैकेज। फॉर एग्जाम्पल 2 महीने के बाद आपको पैकेज कितने मिलने वाला है? 7 लाख का। अब क्या हुआ? यू आर वर्किंग विथ फैमिली, वर्किंग विथ फैमिली। अब ये केस में देखो, ये केस में क्या है कि आप कभी जॉब ज्वाइन ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ मतलब इनके साथ ही काम कर रहे हैं, तो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस कितना है? 70,000 पर मंथ। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट। अब अभी देखो यहां पर अगर आप एग्जांपल नंबर 1 में कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट में आप मतलब ये फॉर एग्जाम्पल अपन ही है, ठीक है, अपने पापा अपने को बोल रहे, तो यहाँ पर अपने लिए वो लोग कॉस्ट जीरो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी क्योंकि अपने पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर अपने पास अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रिलेवेंट कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर 17,000 वो लोग लिखेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता, वर्किंग विथ फैमिली फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ 3 मंथ्स, फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए अपन प्रोजेक्ट, एक फैमिली का प्रोजेक्ट है, उस पर काम करना जरूरी है। तो आज आपको जो जॉब ऑफर है दैट इज, जैसे आप जून मतलब अब दिसंबर वालों के लिए लेते हैं, जो दिसंबर वाला बच्चा है दिसंबर में एग्जाम देगा, फरवरी में सीए में बनेगा। तो जैसे ही वो फरवरी में सीए बनेगा, देखो फेब में उसको सीए बनते बराबर ऑफर आ गया था 11 लाख रुपए का, क्योंकि उसके स्कोरिंग अच्छी थी, कॉस्टिंग में उसने 70+ ला लिए थे। लेकिन क्या हो गया, फरवरी मतलब जनवरी फरवरी मार्च उसके घर पे क्या था, वो प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो मार्च तक ज्वाइन नहीं कर पाया। अब मार्च तक ज्वाइन नहीं कर पाया तो भाई पैकेज में थोड़ा डिफरेंस आ गया। अब पैकेज में सर डिफरेंस ये आ गया कि मार्च एंडिंग में दैट इज अप्रैल में जब वो ज्वाइनिंग में गया ना, तो उसको वो लोग पैकेज ऑफर कर रहे थे सिर्फ 9 लाख का, एंड द जस्ट रीजन वाज कि आप जब ज्वाइन नहीं कर रहे थे, अब ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए आपका पैकेज है 9 लाख का। तो इस केस में व्हाट विल बी द रिलेवेंट कॉस्ट? बताओ, व्हाट विल बी द रिलेवेंट कॉस्ट इस केस में? इस केस में व्हाट विल बी द रिलेवेंट कॉस्ट? आराम से सोचो, रिलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा? मतलब रिलेवेंट कॉस्ट इज फॉर ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट के लिए अपन रिलेवेंट कॉस्ट निकाल रहे हैं। आप बोलेंगे सर रिलेवेंट कॉस्ट किसके लिए निकाल रहे हैं? रिलेवेंट कॉस्ट ये प्रोजेक्ट के लिए निकाल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट में अपन जो कॉस्ट लगाएंगे, अपना भाई अपना टाइम गया मतलब अपना पैसा लगा मतलब देखो अपना टाइम का कीमत रहता है बच्चों। आप लोग अगर आपके टाइम के रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, आपके घर वाले नहीं करेंगे, दोस्त लोग नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे। लेजिट आपको आपके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने बोला मैं 10 बजे आऊंगा तो मैं 10 बजे आऊंगा, मैंने बोल दिया कि मैं 15 मार्च को कंप्लीट करूंगा और मैंने 15 मार्च को कंप्लीट नहीं किया, तो आपके मन में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको टाइम के हिसाब से थोड़ा रिस्पेक्ट चलना चाहिए। आपने अगर प्लानर बना लिया कि मैं आज के दिन ही करूंगा तो करूंगा, अगर आप भी आपके वर्ड्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो दुनिया तो करेगी नहीं, छोड़ दो। एंड फिर रिजल्ट भी आप एक्सपेक्ट मत करना कुछ। तो ये 3 महीने का जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट था, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में इसका रिलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा? सर रिलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या रहेगा? अपन को ये प्रोजेक्ट की वजह से कितना लॉस हो, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
लॉस्ट, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट। ये प्रोजेक्ट के वजह से मेरे को जो फेब में 11 लाख मिल रहे थे, अप्रैल में 9 लाख मिल रहे, तो ये जो 2 लाख का मेरा नुकसान हुआ ये प्रोजेक्ट की वजह से हुआ, इसलिए मेरा 2 लाख का जो नुकसान हुआ दैट इज नथिंग बट द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जो 2 लाख का मेरा नुकसान हुआ दैट इज नथिंग बट द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इज दिस क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस आपको, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट दिखाऊंगा। तो दिस विल बी 11 lakhs minus 9 lakhs which is nothing but 2 lakhs. Is this clear? इधर लिख सकते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ड्यू टू अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ड्यू टू प्रोजेक्ट। क्लियर? पहले ये दो लिख लो और एक एग्जांपल लिखा था आपको, पहले ये दो लिख लो। एज अ ओनर सोचो, एज अ बिजनेस ओनर सोचो, आप एज अ एम्प्लॉय मत सोचो, एज अ बिजनेस ओनर सोचो कि मैंने अगर मेरे बेटे को काम पे रखा तो ठीक है, अभी ये मिल रहा है इसलिए इसका अपॉर्चुनिटी को जीरो, लेकिन जैसे ही इसको जॉब ऑफर आ गया तो ये बाहर जाके 9 लाख रुपए कमा सकता, लेकिन अगर मैंने उसको मेरे पास रखा तो मेरे लिए वो रिलेवेंट कॉस्ट है, क्योंकि बाहर तो ये 9 लाख रुपए कमा सकता था ना। इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू 9 लाख की है, उसकी वैल्यू कितनी है, 9 लाख की है, उसकी वैल्यू 9 लाख की है, तो उसकी जितनी वैल्यू है उतना उसका रिलेवेंट कॉस्ट रहेगा। सिंपल है। हाँ, ये चीज आप लिख लो, ये लिख लो, वैल्यू of a person or a thing, value of a person or thing is nothing but relevant cost, is nothing but relevant cost। ये आपको लिख लो, आपको माइंड में अपन यही सोचते हैं अल्टीमेटली किसकी वैल्यू कितनी है, अल्टीमेटली यही सोचते हैं, तो ये लिख के रख लो, ये वैल्यू ऑफ अ थिंग और पर्सन इज नथिंग बट इट्स रिलेवेंट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ अ थिंग और पर्सन इज नथिंग बट इट्स रिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद ये एग्जांपल लिखो, दोनों एग्जांपल लिखो। आप लोगों ने वो रील सुना क्या अभी, लगवा दे मैया, लगवा दे मैया, लगवा दे मैया लॉटरी 10 करोड़ की। अभी मैया ये प्रणाम करता कि भाई हमारी भी लॉटरी लगवा दे, और जो ये वीडियो को पसंद करेंगे और जो मेरी फास्टैग बैच में ज्वाइन करेंगे उसको भी लॉटरी लगा दे। ठीक है, तो लिखो, फटाफट लिखो। ठीक है, और जो भी रहेगा टाइम टाइम पे मैं आपको यहाँ पर आगे नोट्स नोट्स में लिखाते रहूँगा। ठीक है, कोई एग्जाम्पल नहीं लिखते हुए आप ऐसा बोल दो, नोट्स नोट्स लिख दो, नोट्स। ये सम अदर पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स को है ना कोई, नो मैं एज एन एग्जाम्पल ही इसको, ऐसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको एग्जाम्पल्स ले लेके आपको नहीं तो वो लैंग्वेज इतनी हेवी हो जाएंगी, डायरेक्ट बाउंसर, डायरेक्ट बाउंसर। चलो, ये अगर हो गया तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये क्या होता है देखो, आराम आराम से पढ़ेंगे, घाई गड़बड़ करेंगे नहीं, एक एक चीज को, रॉ मटेरियल को पहले कवर करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे, उसको आराम से एकदम हल्के हल्के में। देखो, टिप टॉप टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर्स a wide range of fashion fabrics. The company is considering whether to add a further product Superb to the range. तो Superb को वो लोग रेंज में ऐड करने का सोच रहे हैं। हम मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ,
A market research survey recently undertaken a cost of 50,000 suggests that the demand of the super will last for 1 year during which 50,000 units could be sold. तो ये लाइन का क्या मतलब हुआ कि अपन ने एक सर्वे लिया, उसमें अपने को 50,000 रुपए लगे और 50,000 रुपए से अपने को ये समझ में आया कि 50,000 यूनिट बिकने वाले जिसका सेलिंग प्राइस है इतना। अब बच्चों मेरे दिमाग में सुनो, मेरे दिमाग में क्लियर ये एक मैसेज है कि आप लोगों ने एक बार ये क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे। प्लीज अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ के आया होगा तो प्लीज पॉज दो वीडियो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, समझो खुद से। जब तक आप देखो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जब तक आप खुद से नहीं समझोगे ना, क्योंकि एग्जाम में नया क्वेश्चन आने वाला है। ये 10th 12th फाउंडेशन जैसी पढ़ाई नहीं है, इंटर जैसी पढ़ाई नहीं है कि लगभग सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। आप प्रोफेशनल बनने वाले हो तो आपको नए क्वेश्चन को टैकल करने की आदत रहना, ठीक है। तो आप लोग प्लीज अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। नहीं समझा तो मैं समझाने के लिए हूं ना, लेकिन आप मेरे साथ अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो आप लोग है ना कहीं लॉस ले रहे हो। आपका मेरा काम है बोलना, आपका काम है सुनना, नहीं सुनना आपकी मर्जी। और दूसरी एक चीज और एक क्या बताना था यार, मैं भूल गया यार। चीज मुझे और एक चीज बताना था आपको, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मतलब याद आएगा तो बता दूंगा। अब मार्केट रिसर्च रिसेंटली, हाँ अभी देखो, ये मार्केट रिसर्च रिसेंटली अंडरटेकन ए कॉस्ट ऑफ 50,000 सजेस्ट दैट डिमांड ऑफ द सुपर विल लॉस्ट ओनली फॉर 1 ईयर ड्यूरिंग विच 50,000 यूनिट्स। दूसरी बात यही थी कि भाई आपको मार्किंग करते हुए चलनी है कि यहाँ पर क्या था, 50,000 यूनिट्स एट द रेट सेलिंग प्राइस दे दिया। तो ये 50,000 यूनिट्स ये सेलिंग प्राइस को आप लोग को क्या करना है, हल्के हल्के से मार्क करना है कि 50,000 यूनिट्स बेचने वाले अपन एट द रेट ऑफ 25 पर यूनिट अनटिल एंड अनलेस पूरे क्वेश्चन में, एंड ये पूरे पेपर नंबर 16 पूरे हर जगह ये लॉग होता, अगर उन्होंने डिमांड और सप्लाई अलग अलग दिया तो अपन अलग अलग मानेंगे, नहीं तो जितना डिमांड है उतना ये अजम्पशन रहता कि अपन बेचने वाले हैं। कैपेसिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। हाँ अगर उन्होंने सामने से बोल दिया कि डिमांड है 50,000 की लेकिन अपनी कैपेसिटी है 40,000 की या 30,000 की तो बात अलग है। लेकिन अगर उन्होंने अपने को नहीं बोला तो इसका मतलब ये क्या है कि जो डिमांड है, जितना डिमांड है 50,000 का, जितना इसका डिमांड है ये 50,000 का, उतना ही क्या करने वाले अपन बेचने वाले हैं। तो इधर क्या था, ये क्या है देखो, डिमांड ऑफ द सुपर विल लास्ट 25,000 का, 50,000 यूनिट्स का है तो अपन बेचने भी 50,000 वाले। अनटिल एंड अनलेस, कान खोल के सुन लो, और ये हर क्वेश्चन के लिए इसलिए मैं यहाँ पर जोर देकर के बोल रहा, अनटिल एंड अनलेस कुछ बोला है डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई रहेगा। ये भी एज अ पॉइंट लिख लो, नोट्स में लिखाने का यही रीजन रहता कि भाई ये हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना पड़ता। until and unless mentioned demand will be equals to supply, that is no capacity restrictions, ठीक है, there is no capacity restrictions from our end। कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं लिमिटिंग फैक्टर वाले, एक्सेप्शन इसके लिए भी रहेंगे ना, लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चंस, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर का, अपन पढ़ेंगे उसको थर्ड चैप्टर में आफ्टर टारगेट कॉस्टिंग अपन, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने। जब तक कुछ बोला नहीं है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस में ऐसा रहेगा, वो बोलेगा कि अपन 4 प्रोडक्ट बेच सकते हैं 1000, लेकिन अपने मशीन की कैपेसिटी या अपने लेबर की कैपेसिटी 1500 की है, तो वो डिमांड इज इक्वल टू नॉट सप्लाई। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है, लेबर इज आवर लिमिटिंग फैक्टर। अपने पास अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई रहेगा हमेशा, फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सुपर वुड टेक इवनली थ्रू आउट द ईयर। सर इवनली थ्रू आउट द ईयर का मतलब क्या रहता कि जनवरी से दिसंबर तक हर महीने ऑन एन एवरेज उतने ही गुड्स जाएंगे। आइसक्रीम के केस में क्या होता कि मार्च अप्रैल मई जून में अच्छी सेल होती, उसके बाद कम होती जाती, क्योंकि ठंडी और बारिश में आइसक्रीम कौन खाता, मतलब कम लोग खाते। तो दैट इज नॉट इवनली, वो क्या रहता है, वो इवनली नहीं है थ्रू आउट द ईयर, ये इवनली थ्रू आउट द ईयर है, वो इवनली नहीं है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। फिर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ सुपर। इवनली का मतलब मैंने बता दिया, ये बता दिया कि 50,000। अब
अल्टीमेटली देखो अपन कर क्या रहे, अपन क्या पढ़ रहे, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। हर एक कॉस्ट को अपने को ये देखना है कि भाई ये रिलेवेंट कॉस्ट है, ये रिलेवेंट कॉस्ट है, उसमें से कुछ पार्ट रिलेवेंट है, कुछ पार्ट इरिलेवेंट है, वो सब अपने को देखते हुए चलना है। तो सबसे पहला कॉस्ट क्या है, 50,000 वाला कॉस्ट है। बताओ ये 50,000 वाला कॉस्ट, इज दिस अ रिलेवेंट कॉस्ट और इरिलेवेंट कॉस्ट? सर इज दिस अ रिलेवेंट कॉस्ट और इरिलेवेंट कॉस्ट? प्लीज लेट मी नो। बताओ, जनता जवाब चाहती है मित्रों। क्या लिखूं इसको? पढ़ो पढ़ो। तो जिस लोगों के पास भी बुक्स नहीं है ना, मैंने फर्स्ट चैप्टर की मतलब ये रिलेवेंट कॉस्ट का चैप्टर एंड उसकी क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। मुझे ये पॉइंट लिख भी लेने दो। नोट्स इन टेलीग्राम ग्रुप। चल ले भाई, ठीक है, याद रहेगा। सर ये 50,000 विल बी इररिलेवेंट कॉस्ट। कितने लोगों को लगता है इररिलेवेंट है, कितने लोगों को लगता है रिलेवेंट है? सर इररिलेवेंट है क्योंकि, सर रिलेवेंट है, सर रिलेवेंट है। रिलेवेंट क्यों है, रिलेवेंट क्यों है? सर रिलेवेंट इसलिए है कि भाई अपन ने उसका कॉस्ट इनकर किया, अपन ने कॉस्ट इनकर किया जब भी तो अपने को समझा कि सुपर बना सकते हैं अपन, इसलिए रिलेवेंट है। कितने लोगों को लॉजिक ये लगाऊंगा? ऑब्वियसली मैं एज्यूम कर रहा कि आप लोग सोल्यूशन नहीं देखे होंगे, नहीं तो फिर मेरा कोई बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो सर यहाँ पर कुछ लोग रिलेवेंट इसलिए बोल रहे हैं कि सर अगर अपन ने सर्वे किया नहीं होता, अगर अपन ने सर्वे किया नहीं होता तो अपने को समझता ही नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये हो गया कुछ लोगों को लॉजिक, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, सर्वे करने के बाद सुपर प्रोडक्ट बनाना नहीं बनाना ऐसा कोई कंपलसरी है क्या? ऐसा जरूरी है क्या कि अपन सुपर प्रोडक्ट बनाएंगे? अपन बना रहे हो बात अलग है, लेकिन मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं उसके वजह से मेरे मतलब जो मैंने सर्वे किया उस पर कुछ इफेक्ट गिरने वाला है क्या? वो तो क्या है, इट्स अ संक कॉस्ट। अब उससे कुछ फर्क गिरने वाला है क्या? नहीं। अगर मैं बनाऊं तो वो कम होने वाला है, ज्यादा होने वाला है? नहीं। अगर मैं नहीं बनाऊं तो कुछ होने वाला है? नहीं। इसका मतलब क्या है, दैट इज इररिलेवेंट, क्योंकि वो संक कॉस्ट है, पास्ट कॉस्ट। अब तुम सुपर बनाओ या मत बनाओ या तेल लेने जाओ या कुछ भी करो, वो इररिलेवेंट है, क्योंकि मेरा डिसीजन उसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। हाँ, सर्वे करने के लिए मुझे पैसे लगे, लेकिन मेरा डिसीजन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज अ इररिलेवेंट कॉस्ट फॉर मी, दैट इज अ इररिलेवेंट कॉस्ट फॉर मी बिकॉज बिकॉज बोलो, बिकॉज इट इज अ संक कॉस्ट। क्या लिख सकते हैं, इररिलेवेंट बिकॉज संक कॉस्ट, या संक कॉस्ट हो, क्या कह रहे थे, संक कॉस्ट, इट्स संक कॉस्ट। नेक्स्ट, तब नेक्स्ट चलते हैं अपन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को मैंने बोला था आपको अलग अलग क्वेश्चन की तरफ देखो। चलो रॉ मटेरियल पे आ जाते। क्या बोल रहा है देखो, ईच सुपर्ब वुड रिक्वायर 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल में भी इन्होंने बोल दिया कि भाई एक सुपर्ब को 3 रॉ मटेरियल लगता। फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट बनाने के लिए 3 चीजें लगती, एक लगता कपड़ा, एक लगता ये बटन, और एक लगता वो धागा जिससे वो लोग सिलाई करेंगे। तो 3 रॉ मटेरियल लगा एक प्रोडक्ट बनाने को। पॉश, फ्लैश, स्प्लैश, लगता तीनों ट्विंस है, पॉश, फ्लैश और स्प्लैश। क्वांटिटीज रिक्वायर्ड, करंट स्टॉक लेवल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच रॉ मटेरियल आर शोन बिलो। कितने क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, उसका करंट स्टॉक अपने पास कितना है, और कॉस्ट कितना है वो गिवन है, ये टेबल के अंदर गिवन है। ठीक है सर। अब पॉश के बारे में दिया, क्या बोल रहा है देखो, जो भी आप डाटा दिया है ना उसको हाईलाइट करते हुए चलते अपन। पॉश इज यूज रेगुलरली, कॉस्ट रेगुलरली है। उसके पहले अपन पहले ये टेबल देख लेते कि टेबल में क्या डाटा दिया है। अपने को ये समझ गया कि एक सुपर बनाने को 3 चीजें लगेंगी, दैट इज पॉश, फ्लैश एंड स्प्लैश। पॉश, फ्लैश एंड स्प्लैश, ठीक है। रॉ मटेरियल पॉश, स्प्लैश एंड फ्लैश। ये क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड, ये मटेरियल आएगा, ये मीटर आ गया गलती से, तो थोड़ा चेंज कर दो। दिस इज नथिंग बट मटेरियल, मटेरियल रिक्वायर्ड है वो, मटेरियल्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ सुपर। मतलब एक सुपर के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कॉस्ट लगेगा एक, तो टोटल कितना लगेगा? सर एक बोला तो ना, मैं बोल रहा ये एक है, लेकिन टोटल सुपर बनाने को कितना मटेरियल लगेगा? सर ये मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट है। सुपर की यूनिट्स कितने बच्चों? सर सुपर के 50,000 यूनिट बनाने वाले हैं। इसका मतलब पॉश के कितने यूनिट्स लगेंगे अपने को? 50,000। समझे क्या?
आप समझे? अब मैं ये 50,000 को मैंने क्यों मार्क किया? नहीं तो अपन क्या करते, सिर्फ ये एक यूनिट के भरोसे एक से मल्टीप्लाई कर देते थे, हो गया कल्याण, क्वेश्चन हो गया गलत। टोटल यूनिट्स 50,000 यूनिट्स अपन बनाने वाले हैं, जिसके अंदर वो बोल रहा एक यूनिट ऑफ पर यूनिट ऑफ सुपर्ब को एक कॉस्ट लगने वाला है, 2 फ्लैश लगने वाला है। तो टोटल फ्लैश कितना लगेगा? 1,00,000, दैट इज 100K। अब आप लोग तो जिंजी वाले लोग हो, आपको 50K 100K में बातें करनी पड़ेंगी मुझे। उसके बाद सर 0.50 फॉर 1, तो सर 50,000 के लिए 25,000, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन। इतने टोटल यूनिट्स लगेंगे अपने को एक एक के। अब टोटल लगने वाले कितने? 50,000। मेरे पास करंट स्टॉक में 1,00,000 है, तो मेरे को बाहर से खरीदने की जरूरत है क्या? वो अपन देखेंगे, क्योंकि वो रेगुलर यूज है क्या, वो अब इरेगुलर यूज मतलब नो यूज है क्या, उसका कोई अल्टरनेट यूज है क्या, ये अपने को ये तीनों चीजें देखनी पड़ेंगे। चलो आ जाओ, उसके पहले स्टॉक देख लिया अपने। इसका देखो 1,00,000 में से 60,000 है, तो 40,000 बाहर से खरीदना पड़ेगा। 25,000 में से इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब इसका तो क्लियरली समझ में आ रहा कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही रहेगा। करंट रीसेल वैल्यू क्या रहेगा? रीसेल करने के लिए कुछ है ही नहीं, करंट स्टॉक कुछ तो रहना ना रीसेल करने के लिए। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट कुछ काम करे था क्या? ओरिजिनल कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू, लास्ट क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था। तो ओरिजिनल कॉस्ट को अपन क्या करते? बोलो जय श्री राम, कट कर देते। क्या कर देते? ओरिजिनल कॉस्ट कुछ काम के नहीं है। चलो ठीक है सर, तो इधर तक मेरे को लगता है कि क्वेश्चन अपना हाथ में है। अब अपने को सिर्फ पॉश, फ्लैश और स्प्लैश के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या क्या बोल रहा। अब पॉश क्या बोल रहा है देखो, पॉश इज यूज्ड रेगुलरली बाय द कंपनी एंड स्टॉक्स आर रिप्लेस्ड एज दे आर यूज्ड। खुद ही बोल दिया कि भाई पॉश रेगुलरली यूज है, और जैसे रेगुलर यूज है मतलब अपन क्या करते हैं, बाय फ्रॉम मार्केट। तो पॉश का रेट कितना रहेगा? पॉश का करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट इज 2.50 विल बी द रेट। इज दिस क्लियर? पॉश का रेट कितना रहेगा? 2.50। डन सर, मजा आ गया। उसके बाद सर नेक्स्ट वाला क्या है देखो, द करंट स्टॉक ऑफ फ्लैश का करंट स्टॉक कितना है? 60,000 इज द रिजल्ट ऑफ ओवर बाइंग फ्लैश, ओवर बाइंग ऑफ एन अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट। द मटेरियल इज नॉट यूज्ड रेगुलरली बाय टिपटॉक टेक्सटाइल्स एंड एनी स्टॉक दैट वाज नॉट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सुपर वुड बी सोल्ड। क्लियरली क्या बोल रहा है? सोल्ड। तो रीसेल वैल्यू 1.50। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है सर, कि अपन 60,000 इंटू 1.10 कर लेंगे, क्योंकि करंट स्टॉक ही 60,000 है। लेकिन अपने को 60,000 थोड़ी चाहिए, अपने को चाहिए 1,00,000 चाहिए। तो सर एक्स्ट्रा जो 40,000 है वो तो अपने को रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट इज बाय फ्रॉम मार्केट ही करना पड़ेगा। समझे क्या? ऊपर भी ऐसा मतलब ब्रेक वाला क्वेश्चन आया था कि 1,00,000 यूनिट चाहिए, लेकिन 60,000 ही मार्केट मतलब अपने पास है। 60,000 का भी कुछ काम नहीं है, तो अपन उसको रीसेल वैल्यू पे ले सकते हैं कि भाई बेच बुझा के मोकला। लेकिन 60,000 बेच बुझा के मोकला, अपने को चाहिए 1,00,000, तो 40,000 इससे भी काम लेंगे अपन इससे भी 40,000 का काम लेंगे, इससे 60,000 का काम लेंगे। क्लियर है? आपको समझ गया? 40,000 60,000। डन सर। लास्ट सर क्या बोलता देखो, द कंपनी डज नॉट कैरी स्प्लैश एंड द यूनिट्स रिक्वायर्ड वुड बी स्पेसिफिकली परचेस। खुद ही बोल दिया परचेस कर लो, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सिंपल हो गया। मटेरियल, मेरे को लगता है कि मटेरियल का पूरा अपन ने निचोड़ लिया इसको। क्लियर है बच्चों? अभी अपन एक एक साथ मतलब एक एक लिखते नहीं बैठते, पहले एक मतलब डिस्कशन पूरा कर लेते हैं। जैसे मटेरियल का अपन ने पूरा डिस्कशन कर लिया, आप चाहे तो कैलकुलेटर पे आंसर निकाल दो, लेकिन तुरंत के तुरंत लिखने में क्या ही याद रहेगा। पहले अपन ने अभी एक बार डिस्कस कर लिया। अभी ऐसा मटेरियल, लेबर, मशीन और ओवरहेड चारों डिस्कस कर लेते, फिर सॉल्यूशन लिखते लिखते भी एक बार जब चारों डिस्कस करेंगे तो अपना बातों मतलब एक ही पढ़ते पढ़ते 2 बार रिविजन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी मटेरियल को ऊपर ले रहा हूँ, अभी मटेरियल का सॉल्यूशन नहीं लिख रहे अपन, अभी लेबर और मशीन की बात करेंगे। लेबर और मशीन में मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, इधर तक क्लियर है क्या? मटेरियल में कोई डाउट होगा तो प्लीज सबसे पहले जाके मुझे मेल कर दो, क्योंकि मटेरियल का मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया, मैं और मटेरियल को एक्सप्लेन नहीं। मटेरियल का आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, सर यार मेरे को ना ये वाला पॉइंट नहीं समझा। ठीक है, या तो अगर आपको ऐसा लगा कि सर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में मुझे मेरे हिसाब से तो समझ गया होगा, नहीं भी समझा तो और एक बार जब लिखते लिखते मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, एक बार जब सुन लेना, शायद जब समझ में आ जाए। डन। चलो सर, अब चलते अपन मटेरियल हो गया, अपन चलते लेबर के ऊपर। अब लेबर के ऊपर है ना, क्या बोल रहा है देखो, प्रोडक्शन ऑफ ईच सुपर वुड रिक्वायर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर ऑफ स्किल्ड लेबर। मतलब सबसे पहले उसने क्या बोला, लेबर को थोड़ा हाईलाइट इन्होंने किया नहीं है तो मैं कर देता। ठीक है, अब वो लेबर के लिए क्या बोल रहा, लेबर को लगता है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर कितना लगता है लेबर को? क्वार्टर ऑफ एन आवर। सर क्वार्टर मतलब क्वार्टर मतलब लड़के बोलेंगे सर क्वार्टर मतलब
नालायको, पढ़ाई करके अपन अभी क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब 25%, क्वार्टर मतलब 25%, 25% ऑफ एन आवर मतलब सिंपल क्या होता, 25% ऑफ 60 मिनट्स, दैट इज नथिंग बट 15 मिनट्स। तो स्किल्ड लेबर कितना लग रहा है उसको, 15 मिनट का स्किल्ड लेबर लग रहा, एंड 2 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर एट द रेट 20 रुपया पर आवर फॉर अनस्किल्ड लेबर। मतलब एक लेबर को स्किल्ड लेबर भी लग रहा, अनस्किल्ड लेबर भी लग रहा। अनस्किल्ड लेबर कितने मिनट के लिए लग रहा सर, मिनट नहीं 2 घंटे के लिए लग रहा, और उसका रेट कितना है 20 पर आवर। अरे बाप रे, देखो यहां पर तो सिर्फ 15 मिनट का काम है, स्किल्ड लेबर का 15 मिनट का काम है, अनस्किल्ड लेबर का 2 घंटे का काम है। लेबर में उसको स्किल्ड भी चाहिए अनस्किल्ड भी चाहिए। इसका रेट दे दिया इसका, लेकिन इसका रेट नहीं दिया, एट द रेट क्या है नहीं मालूम, अभी तक नहीं मालूम, आगे देंगे तो देख लेंगे। इधर तक क्लियर है क्या बताओ, इधर तक क्लियर है, क्वार्टर ऑफ एन आवर और स्किल्ड लेबर। देखो ये चीज को, ये दोनों लाइन को मैंने इतने अच्छे से लिख लिया तो अभी माइंड में क्लैरिटी है, आप समझ रहे। अगर ये चीज को ऐसा नहीं लिखते, कंफ्यूजन, अरे लेबर दिया, लेबर भी दिया, अनस्किल्ड भी दिया, स्किल्ड भी दिया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं, ऐसे क्वेश्चन में ये आता। ठीक है, वो रट्टा मार वाला गाना तो एकदम जोरदार मेरा फेवरेट है, और वो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये वो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। रट्टा मार में नहीं है, सॉरी, वो थ्री इडियट्स में। सॉल्यूशन तो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं, दिल जो मेरा बात बात पे घबरा है, टिटी टिटी। मेरी आवाज़ आई नो अच्छी नहीं है, बाकी बहुत टीचर्स ऐसे जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो आपको गाना सुन के एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा जोक्स विक्स मार के एंटरटेन करूंगा बैच के अंदर। डेमो लेक्चर में थोड़ा अपन ऐसा शरीफ, थोड़ा शरीफ बन जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया दुनिया पित्तल दी, दुनिया पित्तल दी, दुनिया अपने को देख रही है। चलो बच्चों, इन एडिशन, इन सब्ट्रैक्शन, इन मल्टीप्लीकेशन, सर वो दिन कितने अच्छे थे जब सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन में एग्जाम निकाल देते थे, और जब भी अपन रोते थे और आज भी अपन रोते हैं। मतलब सर बचपन में भी मैथ्स के लिए रोते थे, आज अगर वही क्वेश्चन दे दे सर 2+2 कर दो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, तो क्या ही मजे रहेंगे ना। लेकिन अब यही जीवन है बच्चों। लेकिन मैं बता रहा, प्रोफेशनल बनने का जीवन बहुत सुकून का है। कुछ चीज बताओ आपको, वैसे तो आपने देख लिया था, समझ रहे, शो ऑफ नहीं कर रहा, मतलब शो ऑफ ही कर रहा है ऐसे समझ लो, लेकिन 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 हाँ, लेकिन मैं बता रहा प्रोफेशनल बनने के फायदे ही है, प्रोफेशनल बनने के फायदे ही है। फिर घड़ी, कपड़े, मजे, जीवन, संडे को छुट्टी, मजे करो, फिर कहीं भी खाने चल जाओ, जो आप मन चाहे घूमने चल जाओ। आप तब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं यार, अपन अपने मन के मालिक रहते हैं। वंस यू आर अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड, वंस यू आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, अपन एक मतलब मालिक के जैसा रहते हैं, काइंड ऑफ थिंग। हाँ, अगर आप जॉब करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा नहीं कि आप कभी भी छुट्टी ले सकते हैं। सैटरडे संडे छोड़ के आपको तो थोड़ा काम करना ही है, काम तो करना ही पड़ेगा ना, पेट पेट पूजा के लिए। चलो, लेकिन जीवन मस्त है, जल्दी जल्दी क्वालिफाई बन जाओ, क्वालिफाई हो जाओ सर। लेबर में स्किल्ड अनस्किल्ड समझ गया। नेक्स्ट, इन एडिशन वन फोरमैन वुड बी रिक्वायर्ड टू डिवोट ऑल हिज वर्किंग टाइम फॉर 1 year in supervision of the production of the superb. He is currently paid an annual salary of 1,50,000. तो अपन कितनी सैलरी दे रहे, 1,50,000, और वो क्या कर रहा, उसकी सैलरी 1,50,000 है, वो सुपरविजन कर रहा, और क्या बताया, बस इतना ही बताया अभी तक। ठीक है सर, अपन लिखना पड़ेगा उसको, अपने को उसको लिखना पड़ेगा। सुपरविजन, सुपरविजन के लिए अपन एक फोरमैन को, किसको दे रहे अपन, फोरमैन को कितना पैसा दे रहे अपन, 1.5 लाख रुपए दे रहे, 1.5 लाख रुपया। चलो भाई ठीक, अभी तक कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब दैट इज रिलेवेंट क्वेश्चन। नीचे कुछ बोलेंगे तो अपन इसके बारे में देख लेंगे। डन। टिपटॉप टेक्सटाइल्स इज करंटली फाइंडिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्किल्ड लेबर। ठीक है, अब अच्छा चलो आ जाओ, और एक पॉइंट लिखते हैं अपन। आ जाओ इधर, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही देख लो आप। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, ये जो ये वाला एग्जांपल ले लो, ये वाला एग्जांपल ले लो। अब उल्टा उल्टा केस लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। नोट्स नंबर 3 में कि यू आर करंटली डूइंग अ जॉब, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आप 80,000 रुपये महीने का कमा रहे, 80,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे, मस्त। आप मुंबई में जॉब कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, बढ़िया मजे, पार्टी शार्टी चल रही, सैटरडे संडे बहुत बढ़िया जीवन चल रहा था।
लेकिन जीवन तो अच्छा चलने के बाद तो भाई भगवान अपने पे कृपा ना करे तो क्या ही फायदा फिर, कैसे जीवन हो सकता। फिर एक दिन आया अचानक से घर वालों का कॉल, घर वालों के कॉल पे पापा ने बोला भाई सुन, अभी धंधे का टाइम है, बिजनेस बिजनेस अपना पीक पे चल रहा, मेरे को आदमी की जरूरत है। पापा ने इतना गंदी तरीके से बोला मेरे को आदमी की जरूरत है और तू आ, जॉब छोड़, इधर आके काम कर। पापा ने क्या बोला, धंधा अच्छा चल रहा, आदमी की जरूरत है, तू आ जा। तो आप बोले यार मैं पापा ऑलरेडी मैं 80,000 रुपये का मैं मेरी नौकरी है सर, आप पापा के सामने पैसा नहीं बता सकते ना, तो आप क्या बोलेंगे यार नहीं नहीं पापा मैं ऑलरेडी जॉब चल रहा है ना, काम है, आ जा, और फोन रख दिया पापा ने। तो आपने बोला यार ये तो भाई थोड़ा ईगो पे बात आ गई कि यार मेरा मेरा काम काम नहीं और तुम्हारा काम काम। लेकिन क्या है भाई, आपको घर पे रहना है, घर की प्रॉपर्टी विपर्टी हड़पनी है, तो आपको तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो आप लोग चले गए जॉब, बोरिया बिस्तर बांध के, बोरिया बिस्तर बांध के आप लोग चले गए, आपकी जॉब को छुट्टी दे गए। पापा को फोन किया आपने, सर पापा कितने दिन में आना, कितने मतलब कितने महीने के लिए आना है। तो पापा ने बोला देख भाई 2 महीने तो अभी सीजन रहेगा, तो 2 महीने तो आ जा, बाद में तू वापस चल जाने लगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने तू आ जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 महीने के लिए अपन ने छुट्टी बिता ली भाई, इमरजेंसी लीव, आप आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, दुकान दुकान का अपन कॉस्ट शीट निकाल रहे हैं, दुकान की अपन कॉस्ट शीट निकाल रहे हैं, दुकान के कॉस्ट शीट में अब पप्पा लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट नहीं समझता, लेकिन उनके दिमाग में एक तो चीज है, वो इतना बड़ा धंधा कर रहे हैं, उनको ये तो समझ रहा ना, उनको क्या समझ रहा कि मेरा बेटा अगर जॉब छोड़ के आ रहा, अगर वो यहां पर मतलब इनके दुकान में वो 80,000 से ज्यादा कमा सकते उसके मदद से, मतलब एज अ फादर आप लोग सोचो, वापिस से एज अ बिजनेस ओनर आप लोग सोचो, आप लोग आपके बच्चे को जॉब से बुला रहे, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोच रहे यार मैं 80,000 कमा रहा, पापा को क्या लग रहा है कि मैं 80,000 छोड़ दूंगा तो अपना लॉस हो जाएगा। लेकिन भाई वो अपने बाप है, वो अपने क्या है बाप है, वो क्या उनके दिमाग में है कि भाई मेरा बेटा आएगा तो अपन 80 नहीं, वो 80,000 कमा रहा वो छोड़ दे, यहां पर मैं 2 लाख रुपए महीना कमा सकता, यहां पर मैं क्या कमा सकता, 2 लाख रुपए महीना। समझ रहे क्या आप? तो आपके पापा को क्लियरली समझ रहा कि इफ ये जॉब छोड़ के आए तो मैं 80,000 क्या मैं 2 लाख रुपए महीना कमा सकता। इज क्लियर? जब भी वो डिसीजन ले रहे कि वो बोलते कि जॉब छोड़ और दुकान पे आ, इसलिए 80% या ऐसा बोल सकते 30-40% या अभी 80% भी बोल सकते हैं कि इसलिए बिजनेस फैमिलीज नहीं चाहती कि उनके बेटे बाहर जाके जॉब करें, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके धंधे में वो लोग उससे ज्यादा कमा ही लेंगे, उससे ज्यादा कमा लेंगे, इसलिए आज नहीं तो एक हाथ महीने बाद या एक हाथ 2 साल में वो सब समाप्त हो जाता, इसलिए वो क्या करते ये समझते। अब 2 लाख रुपए वो लोग ज्यादा कमा देंगे, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये जब दुकान की कॉस्ट शीट निकाले ना, उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल निकाला, डायरेक्ट लेबर निकाला, डायरेक्ट लेबर में जब बारी आई अपनी लेबर, तो लेबर ही अपन अपने घर वालों के लिए लेबर से कम थोड़ी है। अब लेबर में ना क्या हुआ, वो बाकी सब लेबर्स अपने को छोड़ के जितने भी बाकी सब अपने दुकान वाले थे उनको उन्होंने 50,000 रुपये दे दिया। प्लस मुझे एक बात बताओ उनके लिए और क्या खर्चा रहेगा। 50,000 रुपये महीने का खर्चा तो है ही, 50,000 रुपये महीने का खर्चा तो है ही। अब ये 50,000 रुपये महीने के खर्चे में वो और कुछ खर्चा ऐड करेंगे क्या, मुझे एक बात बताओ, आप बताओ मुझे एक बात बताओ, वो कुछ और कुछ खर्चा ऐड करेंगे? सर आपको जितना पैसा मिलेगा वो भी तो ऐड करेंगे, हाँ मेरे को कितना पैसा मिलना चाहिए, मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी रिलेवेंट कॉस्ट, मेरी रिलेवेंट कॉस्ट कितनी है, बोलो मेरी रिलेवेंट कॉस्ट कितनी है। मैं यहां पर दुकान पे काम नहीं करता तो मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या थी, मेरी जॉब, वहां मैं कितना कमा रहा था 80,000, वही मेरी वैल्यू है, तो वही मेरा रिलेवेंट कॉस्ट है। इज क्लियर? वही मेरी वैल्यू है, वही मेरा रिलेवेंट कॉस्ट है। तो यहाँ पर सर कॉस्ट क्यों लगेगा, सर आप पप्पा से पैसे लोगे क्या, पप्पा से पैसे नहीं लेंगे, पप्पा से पैसे नहीं लेंगे, लेकिन कॉस्टिंग तो निकालेंगे दुकान की। यहां पर अपन ने क्या किया, एज अ बिजनेस ओनर मैंने वहां पे 80,000, मैंने वहां पे 80,000 क्या किया, लॉस किया, यहां पर मेरे को 80,000 का कॉस्ट पकड़ना पड़ेगा। इज क्लियर? 80,000 के कॉस्ट को दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली बात है, जो सेल्स पहले 15 लाख की हो रही थी, अब प्रणय आने के बाद वो सेल, मतलब मैं आने के बाद वो सेल 2 लाख मतलब 17 लाख की होंगी, लेकिन ये 2 लाख के पीछे मेरे को 80,000 का कॉस्ट भी पकड़ना पड़ेगा। तो मैं आने से जो सेल पकड़ रहे, मैं आने की वजह से जो सेल पकड़ रहे, तो मैं आने की वजह से जो कॉस्ट
मैं उधर जो कमाता था वो भी तो माइनस करना पड़ेगा ना भाई, मेरा भी तो कुछ खर्चा है। दिस इज क्लियर, दिस इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट। मैं ये प्रोजेक्ट पे आने की वजह से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट हो गया वो भी अपन इसमें ऐड करते हैं। लॉजिकल एकदम। देखो यहां पर मैं कोई फॉर्मूला नहीं निकाल, मेरे को देखो इंस्टीट्यूट की बुक में फॉर्मूला है, लेकिन आपको लॉजिकली समझ रहा गया कि हाँ भाई कोई कोई स्किल्ड लेबर है वो इधर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल इधर काम कर रहा, लेकिन मेरे को अगर ये स्किल्ड लेबर इधर से उठा के इधर लेके आना है तो मेरे को इधर वो जितना कमा रहा था उतना तो देना ही पड़ेगा उसको। इज क्लियर, इधर जितना कमा रहा था उतना तो देना पड़ेगा। इज इज क्लियर फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एक चीज मेरे को यहां पर देने पड़ेंगे, यहां पर मुझे और एक चीज देनी पड़ेगी क्या। अब उसके लिए पहले और एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। पहले इतना लिख लो आप लोग, पहले इतना लिख लो आप लोग, लिख लो फटाफट। देखो ये स्टोरी के माध्यम से जब आप याद कर लोगे ना, आपको कोई फॉर्मुलाज फॉर्मुलाज की जरूरत ही नहीं है, और इंस्टीट्यूट मतलब एग्जाम में आपको फॉर्मुलाज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं गिरती। आपको बस ये लिखना है कि भाई इज दिस रिलेवेंट, इज दिस नॉट रिलेवेंट, 2 3 4 5 वर्ड लिख देना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट। मैं आपको बता दूंगा वो क्या क्या लिखना है, बस लॉजिकली याद करो, लॉजिकली। क्योंकि एससीएम अगर आप ग्रुप 3 भी दे रहे हो, आपको कॉस्टिंग पढ़ना है, आपको एसएफएम पढ़ना है, आपको लॉ पढ़ना है, आपको डीटी पढ़ना है, तो हर जगह आप फॉर्मेट याद करते रहोगे कि बेनिफिट्स लॉस्ट ऐड करो, फिर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट लेस करो, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाओगे आप। दो ही चीज अच्छे से समझ लो हर क्वेश्चन में, एक तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, एक भी डाटा अपने से मिस नहीं होना चाहिए, और दूसरा का क्या करना है आपको दिमाग में हिंदी में मालूम रहना चाहिए। बाकी तिल लगाने का फॉर्मेट कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट ऐड करो, बेनिफिट्स लॉस्ट ऐड करो, ऐसे कुछ तो भारी भारी वर्ड्स है, वो मैं चाहूँ तो आपको वो फॉर्मेट भी लिखा दूंगा, लेकिन वो ऐसे कुछ काम करनी है ट्रस्ट में। उससे आप लोग कंफ्यूज होंगे, आप लोग मतलब आपको हिंदी में मालूम रहेगा कि भाई इसको ऐड करना है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिख के ऐड करना है वो मालूम नहीं रहेगा। और मैं वो क्यों याद नहीं करा रहा उससे, फॉर्मेटिंग मैक्स टू मैक्स वो लोग अपना 1 मार्क कट कर लेंगे अगर अपन फॉर्मेटिंग बराबर नहीं की तो, लेकिन वो दिमाग मतलब अपने दिमाग में ये लोड नहीं रहेगा कि अपने को फॉर्मेटिंग भी याद करना है। अपने दिमाग में बाकी सब आप बहुत लोड लियो, डीटी याद करो, लॉ आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। लॉ की भी फास्टैग बैचेस अभी चालू है, मतलब 5 डेमो लेक्चर्स शायद अब 3 4 मतलब मेरे जैसे ही अपलोड हो रहे हैं सतीश सर के, देख लो उनका काफ़ी अच्छा रिव्यू है लॉ का। तो लॉ भी पढ़ना है आपको, डीडी भी पढ़ना है आपको, ये भी पढ़ना है, तो ये रह जाएगा आपका। लिख लिया आपने नोट नंबर 4। सर नोट नंबर 4 मजा, नोट नंबर 4 बहुत मजा। बिजनेस ए आप कर रहे, बिजनेस ए आपके बापू कर रहे, बिजनेस बी सॉरी बिजनेस बी बापू, बिजनेस ए आप, ठीक है। क्या हुआ, दोनों के अपने अपने वो है धंधे। इसमें ये धंधे में आप लोग कमा रहे फॉर एग्जाम्पल 5 रुपया, 5 रुपये मतलब 5 करोड़ की बात कर रहा था, लेकिन अभी वो इतना बार बार लिखते का बैठेंगे तो 5 रुपया। इसके अलावा आप खुद सैलरी उठाते 3 रुपए की, 5 रुपये आप धंधा कर रहे, 5 रुपये आप धंधा कर रहे और 3 रुपये आपकी सैलरी उठाते। अब क्या हुआ, आपके बापू ने फोन किया, सुन प्रणय, मैं बोला हाँ पापा बोलो। भाई सुन मेरे को काम है तू आ जाए इधर। मैं बोला ठीक है पापा आ रहे। पापा की बात को कैसे काट सकते हैं। अपन ने फोन रखा चले गए। जैसे ही अपन ने गए, काम धंधा बहुत बढ़िया होगा, धंधा बहुत बढ़िया एकदम, 50 करोड़ रुपए कमा लिए अपन ने। 50 करोड़ रुपए कमा लिए, बाद में जब कॉस्ट शीट की बात आई, कॉस्ट शीट की जब बात आई, ऑब्वियसली मैं जब इधर से उठ के आया ये बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो गया। बंद हो गया मतलब रुक गया। अब मेरे को उधर जितनी मेरा रिलेवेंट कॉस्ट था उतना यहाँ पर वसूल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेबर के इसमें मेरा सैलरी तो 3 रुपए लूंगा, प्लस हाँ जो मैं प्रॉफिट कमाता था वो धंधे में वो भी इससे रिकवर करूंगा, वो भी ये कॉस्ट में ऐड करूंगा। मैं जब जॉब कर रहा था तो मेरा खाली मेरी वैल्यू कितनी थी, मेरी वैल्यू कितनी थी बोलो, मेरी वैल्यू कितनी थी, वैल्यू ऑफ अ पर्सन क्या था रिलेवेंट कॉस्ट, मेरी वैल्यू कितनी थी सिर्फ जो 80,000 रुपए में कमा रहा था वो। लेकिन अब मैं जो धंधा कर रहा, मैं ये 3 करोड़ भी कमा रहा, 3 करोड़ की सैलरी उठा रहा, प्लस 5 करोड़ मैं वो धंधे से प्रॉफिट भी कमा रहा। आपने मुझे बुलाया तो मेरा वो 8 करोड़ का नुकसान हो गया। आप समझ रहे क्या,
एज अ बिजनेस ओनर आप सैलरी भी उठा सकते हैं आपके, क्योंकि आप जब जॉब भी कर रहे हैं ना, मतलब आप वो धंधे में काम भी कर रहे हैं तो आप फिक्स सैलरी भी उठाते हैं और वो धंधे में जितना प्रॉफिट आए वो भी उठाते हैं। तो 3 भी ऐड करेंगे, 5 रुपए भी प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, क्योंकि बिजनेस बी दैट इज बापू ने बोला कि ये छोड़ की तरह, तो दैट इज अपन इसके अंदर आएंगे तो 3 रुपए भी लेंगे और 5 रुपए भी कॉस्ट शीट में। दिस इज क्लियर, लॉजिकल एकदम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लियर, चलो डन, लिख लो ये फटाफट, ये लिख लो। अब देखो जब मैं ऐसे एग्जांपल्स बोलता ना, अब मैंने इतना बोल के समझा दिया, अगर आपको लगता है कि और थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए, पॉज दो वीडियो, रिकॉर्डेड सेशन है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को कंटिन्यू बोलना है, आप मुझे पॉज कर सकते, पॉज करो, लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, लिखते लिखते चलो, फायदे में रहोगे। चलो तो यहां पर आ जाओ। टिपटॉप टेक्सटाइल्स लिमिटेड इज करंटली फाइंडिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्किल्ड लेबर, मतलब स्किल्ड लेबर की कमी है, अब जिसकी कमी है उसकी औकात ज्यादा। क्लियर है, इंजीनियर लोग इतने सारे हैं तो उनकी वैल्यू ऑब्वियसली थोड़ी कम है, उनका स्टार्टिंग पैकेज 3-4 लाख 5 लाख रुपए लगता। अपन लोग सीए में लोग बहुत कम है मार्केट में, इसलिए अपने को 9 लाख 10 लाख 11 लाख मिलता है। ठीक है, ये कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है, बस ये फ्लॉन्ट करने की चीज है, आपके दोस्तों में फ्लॉन्ट करने का। सीएमए हूं मैं सीएमए हूं, तो इंजीनियर है। ठीक है, कभी भी दूसरों को है ना नीचा बताते रहने का मतलब, दिल ऐसा जानबूझ के नहीं, दोस्तों मैंने तो मालूम पड़ा कोई भी इंजीनियर को तुम जाके गाली मार रहे, ऐसा मत करना, ठीक है, कर्मा हिट हो जाएगा अपने पे, मस्ती में बोल रहा मैं, आ जाओ। तो द स्किल्ड वर्कर्स नीडेड टू मैन्युफैक्चर सुपर्ब वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर जॉब, ओ माय गॉड, on which they are earning a contribution surplus of 4.5 per labor hour, earning a contribution surplus of 4.4 per labor hour। इधर तक क्या समझा आपको? सर स्किल्ड लेबर की कमी है, इसके लिए सर वो तो हमको समझ गया था कि आपको ये पॉइंट पढ़ाना था, इसलिए अभी आपने वो एग्जांपल लिया, हाँ ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो सर हमको समझ गया कि स्किल्ड लेबर की कमी है, स्किल्ड लेबर अपन दूसरे जॉब से उठा के ला रहे, वो लोग वहां पर 4.5 रुपए का प्रॉफिट कमाते थे, तो यहां पर अपन 4.5 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट में 4.5 रुपए लेंगे। दिस इज क्लियर, लॉजिकल लग रहा है एकदम, कि अपने पास स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर की कमी है, मतलब स्किल्ड लेबर अपन दूसरे जॉब से उठा के ला रहे, तो जो दूसरे जॉब में अपन जितना प्रॉफिट कमा रहे थे वो अपन क्या करेंगे, बोलो सर, वो अपन क्या करेंगे, बोलो ना, अरे बोलो ना एक बार, यहां पर रिलेवेंट कॉस्ट में ऐड करेंगे। क्लियर है? यस। अब ये 4.5 पर लेबर आवर कैसा है, देखो, कंप्राइजिंग सेल्स रेवेन्यू 40 लेस स्किल्ड लेबर 30, सर ध्यान देना 40 -10 एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट 5.50, इसका मतलब क्या है, बोलो 40 दिख रहा आपको यहां पर, 40 -30 -5.50 इज नथिंग बट 4.50, और ये 4.50 यही है जो इन्होंने बता रहे। इज इज क्लियर? यहाँ तक एकदम क्लियर है, बोलो यहाँ तक एकदम क्लियर है? क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि अपने रिलेवेंट कॉस्ट में ये 4.5 का प्रॉफिट भी अपने को ऐड करना पड़ेगा। डन सर, डन। इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू एम्प्लॉय एडिशनल स्किल्ड लेबर ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, एडिशनल अपने को नहीं मिलने वाला है, इसलिए अपन ने उनका छेना पानी कर दी। जब अपन उन अनदर जॉब से उठा के लेके आ रहे, तो अनदर जॉब में जितना प्रॉफिट कमाते थे वो भी अपने को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने वो एग्जांपल से समझ गया था। इफ सुपर्ब आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, अब अगर देखो सुपर्ब अगर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, अगर उन्होंने क्या बोला, सुपर्ब मैन्युफैक्चर कर रहे तो स्किल्ड लेबर लगता, इनस्किल्ड लेबर लगता, सुपरविजन लगता, फोरमैन लगता, उसके बाद अब स्किल्ड लेबर तो अपने पास है ही नहीं, तो अपन दूसरे से मंग के ला रहे, तो उस अनदर जॉब में जितना प्रॉफिट कमा रहे वो भी देना पड़ेगा, इतना हो गया। इफ सुपर्ब आर नॉट मैन्युफैक्चर, अब वो क्या हो रहा, सुपर्ब को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव अवेलेबल 2 लाख सरप्लस अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। अब वो क्या हो रहा है, 2 लाख सरप्लस अनस्किल्ड लेबर, अगर वो लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे तो 2 लाख सरप्लस अनस्किल्ड लेबर, मतलब क्या है कि अगर मैं सुपर्ब मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा, मैं अगर सुपर्ब मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा तो मेरे पास अनस्किल्ड लेबर कितने, 2 लाख के, अरे बाप रे, तो अनस्किल्ड लेबर कितने, 2 लाख आवर्स। क्लियर, अनस्किल्ड लेबर में 2 लाख लिख दो, ठीक। अब वो क्या बोल रहा, बिकॉज द कंपनी इंटेंड्स टू एक्सपेंड इन फ्यूचर, कंपनी को आगे एक्सपेंड करना है फ्यूचर में, इट हैज डिसाइडेड
नॉट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ एनी अनस्किल्ड लेबर। क्या बात कर दिया सर, पॉइंट समझा क्या आपको? को फ्यूचर में एक्सपेंड करना है तो वो क्या हो रहा, नॉट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ एनी अनस्किल्ड वर्कर इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सुपर्ब नहीं भी बनाऊं, अगर मैं सुपर्ब नॉट मैन्युफैक्चर्ड, तो भी मैं अनस्किल्ड लेबर को नहीं निकालूंगा। इसका मतलब कि कौन सी कॉस्ट है बच्चों बताओ, जो अनस्किल्ड लेबर की जो कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है बताओ मुझे। बताओ बताओ बताओ। यहां पर मैं इररिलेवेंट कॉस्ट लिख देता, चार कॉस्ट है, सो दैट आपको सब कॉस्ट एक साथ रहे, आप लोग डिसीजन ले सकते। संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, और क्या था वो, अब्जॉर्ब्ड कॉस्ट। अब्जॉर्ब्ड कॉस्ट बताओ, बताओ कि अभी जो ये अनस्किल्ड लेबर की जो कॉस्ट है वो क्या है। सर अनस्किल्ड लेबर का क्या था, पहले वो इतना सोचो। पिक्चर एज अ बिजनेस ओनर पिक्चर दिमाग में बनाओ पहले। सर अनस्किल्ड लेबर का ऐसा है कि अनस्किल्ड लेबर अगर मैं मैन्युफैक्चर नहीं करूं तो मैं सोच रहा हूं उनको निकालता नहीं, क्योंकि मेरे को आगे फ्यूचर में मेरा धंधा एक्सपेंड करना है। अगर मैंने अनस्किल्ड लेबर को निकाल दिया तो मेरे को मिलेंगे नहीं, बैक ऑफ द माइंड वही रहेगा, इसलिए वो अनस्किल्ड लेबर को भी निकाल नहीं रहे। तो सर अनस्किल्ड लेबर को नहीं निकाल रहे, फिर भी मेरे को उनको पैसा देना है। ऑब्वियसली नहीं निकाल रहे मतलब पैसा देना तो है ना, पैसा देना है। सुपर मैन्युफैक्चर करो या मत करो, दैट इज नथिंग बट कमिटेड कॉस्ट या अनअवॉइडेबल कॉस्ट, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। सुपर में बना रहा नहीं बना रहा उससे कुछ फर्क ही नहीं कर रहा, मेरे को उनको पैसा तो देना ही है, मेरे को उनको पैसा तो देना ही है, दैट इज नथिंग बट कमिटेड या अनअवॉइडेबल कॉस्ट में आ गया ना। मैं अवॉइड कर सकता है वो कॉस्ट देना, मैं कॉस्ट नहीं दूंगा, मैं अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे, मैं पैसा नहीं दूंगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे ना। सुपर बना रहे उसके वजह से लग रहा क्या, सुपर बना रहे उसके वजह से नहीं लग रहा। दिस इज क्लियर, बात को समझे आप? लग रहा सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे अपन, दिमाग लग रहा, दिमाग याद नहीं कर रहे अपन, दिमाग लगा रहे अपना। इसका मतलब क्या है कि अनस्किल्ड लेबर जो है वो क्या रहेगा, अनस्किल्ड लेबर जो रहेगा इसको अपन बोलेंगे भाई तो इररिलेवेंट कॉस्ट है। वो क्यों है क्या है अपन डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे, लेकिन आपको समझ गया ना कि इररिलेवेंट कॉस्ट है, क्योंकि सुपर बनाओ या मत बनाओ इससे कुछ फर्क ही नहीं कर रहा। एज दिस इज एग्जाम्पल यहां पर लिख लो, दिस इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, दिस इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, कि भाई वो कॉस्ट तो देना ही है, क्योंकि आप सोच रहे, क्योंकि आप ये सोच रहे कि आपको फ्यूचर में धंधा एक्सपेंड करना है तो आपको वो पैसा देना ही है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, खत्म होगी बात। द फोरमैन, अभी फोरमैन के बारे में कुछ बोला है देखो, वो 1.5 लाख वाले का। द फोरमैन इज ड्यू टू रिटायर इमीडिएटली, मतलब वो रिटायर करने वाला था भाई, अपना भाई रिटायर करने वाला था, रिटायर करने वाला था। ऑन एन एनुअल एंड पेंशन पेएबल ऑफ ₹60,000, he has been prevailed upon to stay on a further year and defer his pension for 1 year in return for his annual salary। मतलब ये जो फोरमैन था उसको अभी से उसको पेंशन मिलने वाली थी 60,000 रुपए के हिसाब से, लेकिन अपन ने क्या बोला, भाई सुनना हम तेरे को 1.5 लाख देते लेकिन तो 1 साल काम करके जा। अब क्या हो गया, उसको 60,000 रुपए तो अपन वैसे भी देने वाले थे। दिस 60,000 इज वॉट, देखो ये 60,000 रुपए इज अ कमिटेड कॉस्ट, दिस इज अ कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, क्योंकि उसकी पेंशन तो कमिटेड है ना भाई, पेंशन तो कमिटेड है ना। तो 60,000 रुपए इज इररिलेवेंट कॉस्ट। जो ऊपर के जो 90,000 दे रहे हैं अपन, अपन अब उसको कितना दे रहे हैं, 1,50,000, उसमें से 60,000 तो अपन वैसे देने वाले थे, उसको क्या बोल रहे हैं, भाई तू रिटायर मत को, 1 साल काम कर बाद में रिटायर हो। तो 1 साल एक्स्ट्रा काम कराने के, ये प्रोजेक्ट के लिए जो एक्स्ट्रा 1 साल काम करा रहे उसके लिए अपन एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं उसको, सर एक्स्ट्रा अपन सिर्फ 90,000 दे रहे हैं। वो 60,000 जो था, वो 60,000 जो था वो ऑलरेडी कमिटेड कॉस्ट था, हेंस दिस 60,000 इज इररिलेवेंट। उसके ऊपर का जो 90,000 है, ये टोटल मिला के 1.5 लाख हुआ, 60,000 इज एन इररिलेवेंट कॉस्ट, 90,000 इज अ रिलेवेंट कॉस्ट, हेंस 60,000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो जो 90,000 बचा दैट इज नथिंग बट इट्स रिलेवेंट कॉस्ट। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? इसी के साथ अपना लेबर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है मित्रों, समझा? टेक अ डीप ब्रीथ, छोड़ो, टेक अ डीप ब्रीथ, छोड़ो, समझा? मटेरियल खत्म, लेबर खत्म, ये लेबर का
बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए अपने को टाइम लगा और अपन ने टाइम दिया भी इसको। ठीक है, इसमें बहुत चीजें सीखने मिली कि स्किल्ड लेबर कैसा रहेगा। अभी भी एक चीज बाकी है, स्किल्ड लेबर का देखो रेट में क्वेश्चन मार्क है। अभी आपको मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा, आप रॉ मटेरियल एक बार देखेंगे, लेबर एक बार देखेंगे खुद से, और ये जो स्किल्ड लेबर का जो क्वेश्चन मार्क है ना, उधर आप लोग इसकी फिलिंग करेंगे। इधर ही क्वेश्चन में ही डाटा गिवन है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ किधर है, आपको ढूंढना है और आपको ढूंढ के ये जो स्किल्ड लेबर में जो क्वेश्चन मार्क है ना उधर फिल करना है। तो 2 मिनट्स बिगिंस नाउ, ये 2 मिनट में आपको ये ढूंढना भी है कि किधर किधर है, और आपको वापिस पूरा मटेरियल और लेबर देखना भी है। उसके बाद अपन मशीनरी और ओवरहेड चालू करेंगे। मशीनरी और ओवरहेड एकदम बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप इतना देख लो फटाफट। 2 मिनट में आपको ये भी देखना है, दोनों चीज़ें देखना है आपको फटाफट। देखा, देखा क्या करे, क्या स्किल्ड लेबर कितना आ रहा भाई, स्किल्ड लेबर का बोलो कितना आ रहा सर, स्किल्ड लेबर का रेट कितना आ रहा, ध्यान में आया क्या किसी को कि यहाँ पर लिख के था स्किल्ड लेबर वेजेस पे 30, किस किस को समझाइए, किस किस को ढूंढना पड़ा, किसको नहीं मिला बताओ। 30 पर आवर ढूंढना पड़ता, ढूंढने से भगवान में मिल जाता, समझिए क्या। स्किल्ड लेबर का रेट कितना था 30, क्लियर है। मेरे को लगता है यहाँ तक अभी तक सब क्लियर था। चलो अपन चलते हैं मशीनरी पे। मशीनरी का बहुत एग्जाम इजी है, मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा दिया, आप लोग एक बार फटाफट देख के आंसर बता दो। 2 machines would be required to manufacture superb MT4 and MT7, details of each machine are as under below। क्या बोल रहा है, MT4 रिप्लेसमेंट कॉस्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर, आज अगर अपन रिप्लेस करेंगे 80,000, लेकिन एंड ऑफ द ईयर मशीन को पूरा यूज करने के बाद रिप्लेस करेंगे तो 65। व्हाट विल बी द रिलेवेंट कॉस्ट अगर अपन MT4 में रिप्लेसमेंट कॉस्ट में जा रहे तो ऑब्वियसली आज बेचेंगे 80,000, बाद में बेचेंगे 65,000। वो एग्जाम्पल जॉब 2 महीने पहले चालू कर रहे थे तो 11 लाख का, 2 महीने बाद 9 लाख का, तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा 2 लाख का। तो यहाँ पर रिलेवेंट कॉस्ट कितना रहेगा 15,000 का, अगर अपन MT4 में रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ जाते तो। लेकिन MT4 में अगर अपन रीसेल वैल्यू के साथ जाते तो 13,000 का रिलेवेंट कॉस्ट रहेगा। सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ कब जाएंगे और रीसेल वैल्यू के साथ कब जाएंगे,
रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ जब जाएंगे जब वो बोलेगा कि MT4 इज अ रेगुलर यूज। रीसेल वैल्यू के साथ जब जाएंगे जब वो बोले रीसेल वैल्यू के साथ जब जाएंगे तब वो बोलेंगे MT4 इज अ मशीन जब जो रेगुलर यूज में नहीं है। इज दिस क्लियर? अब ये तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत परफेक्ट हो गए कि रेगुलर यूज, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नो यूज, रीसेल वैल्यू, अल्टरनेट यूज, तो उसका ठीक रहेगा। MT7 में भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रीसेल वैल्यू इधर रहेगा 4000, इधर रहेगा 3000। अब ये 3000 और 4000 में डिफरेंस क्या रहेगा? अगर MT7 इज अ रेगुलर मशीन तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे। MT7 इज अ नॉन यूज नॉन रेगुलर मशीन दैट इज नो यूज, तो रीसेल वैल्यू। अब देखेंगे नीचे क्या बोल रहा। हेडलाइन डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन ईच मशीन फॉर ईच ईयर, ठीक है। टिपटॉप टेक्सटाइल्स ओन्स अ नंबर ऑफ MT4 machines which are used regularly, MT4 machines में regularly for various products. Each MT4 is replaced as soon as it reaches the end of the useful life. तो जैसे रेगुलरली बोला तो अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट इज ये वाला लाइन ले लेंगे, एंड ये वाला लाइन लेंगे तो व्हाट विल बी द रिलेवेंट कॉस्ट? सर 80,000 माइनस 65,000 दैट विल बी 15,000 इज द रिलेवेंट कॉस्ट। सर इसके अलावा फिर MT7 machines are no longer used and the one which would is the unknown sold immediately। जैसे उसने बोला सोल्ड इमीडिएटली, इसका मतलब क्या? रीसेल वैल्यू ले लेंगे। तो MT4 का रिलेवेंट कॉस्ट और MT7 का रिलेवेंट कॉस्ट समझ में आ गया। सर इन दोनों का डिफरेंस स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब मैं आज ही बेचने वाला था, आज बेचने से मुझे 80,000 और 11,000 मिल रहे थे, लेकिन वो क्या हो रहा भाई 1 साल के बाद बेचो, 1 साल वो कंपनी में काम आ जाएगा। 1 साल के बाद बेचने में इसकी 80,000 की वैल्यू 65,000 पे आ गई, मतलब 15,000 से वैल्यू गिर गई, तो 15,000 रुपये अपन वो प्रोजेक्ट से रिकवर कर लेंगे, दैट विल बी द रिलेवेंट कॉस्ट। यहाँ पर 3,000 से वैल्यू गिर गई तो ये 3,000 रुपये अपन प्रोजेक्ट से रिकवर कर लेंगे, दैट विल बी द रिलेवेंट कॉस्ट। इज दिस क्लियर? डन 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 डन। तो मशीनरी का कुछ दिक्कत था क्या? नहीं था सर। चलो आ जाओ ओवरहेड्स पे चलते हैं। सर ओवरहेड्स क्या बोलता? A predetermined rate of recovery for overheads is in operation and the fixed overheads are recovered fully from the regular production at 3.50 per labor hour। तो सर फिक्स्ड लेबर ओवरहेड की बात ही आ गई, अपन क्या बोलेंगे? फिक्स तो इररिलेवेंट रहता, तो ये 3.5 का कुछ काम ही नहीं है, फिक्स तो इररिलेवेंट रहता। हाँ स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है, मतलब ये प्रोजेक्ट के लिए फिक्स कॉस्ट लगा तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? सर फिक्स्ड ओवरहेड्स अपने को मालूम है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स आर इररिलेवेंट कॉस्ट, लेकिन स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट रहा तो सर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट अपन ने क्लास नोट्स में तो नहीं लिखा, लेकिन अपन ने थियरी पढ़ते पढ़ते उधर लास्ट लाइन में था, वो थियरी पढ़ते पढ़ते लास्ट लाइन में था, इफ फिक्स कॉस्ट आर स्पेसिफिक दे बिकम रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इज दिस क्लियर? हाँ क्लियर है, तो ये तो इररिलेवेंट है, अपने को समझ में आ गया, तो ये यहाँ पर अपन लिख सकते हैं दिस इज इररिलेवेंट। उसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर सुपर्ब आर एस्टिमेटेड एट 1.2 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट क्या है? 1.2 पर यूनिट प्रोड्यूस। सर पर यूनिट मतलब कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन? 50,000। तो वेरिएबल ओवरहेड इज अ रिलेवेंट कॉस्ट। सर रिलेवेंट कॉस्ट 1.2 इंटू 50,000 कर देंगे तो अपना कॉस्ट आ जाएगा। बोलो कुछ कंफ्यूजन वाली बात थी? नहीं थी, खत्म हो गया क्वेश्चन। फॉर डिसीजन मेकिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेस्ड ऑन रिलेवेंट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और यूजुअली कंप्यूटेड। जो अपन ने सब काम किया वो उसका नाम इन्होंने ही दे दिया, देखो उसको बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सच अ कॉस्ट शीट फॉर सुपर विद ऑल डिटेल्स ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एक्सेट्रा, सबस्टेंडिंग द फिगर्स विद नेसेसरी। तो जहाँ जहाँ नेसेसरी एक्सप्लेनेशन मुझे देने चाहिए थे मैंने दे दिया। अब लिखते लिखते कुछ ठीक लगे तो लिख लेंगे, नहीं तो अपन चलते आगे। बोलो बोलो बोलो, लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। मेरे को लगता नहीं कि अब सॉल्यूशन के लिए अपने को रुकना चाहिए, आपने अच्छे से इसको ऑलरेडी टाइम अपन ने ऑलरेडी दे दिया, तो सॉल्यूशन के साथ चलते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन बीच में इसमें एक्सप्लेन करते करते और लिखते रहूँगा, लेकिन लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। क्या बोल रहा? फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट द रिलेवेंट कॉस्ट। अब ये ऐसा लिखना पड़ेगा फॉर, क्योंकि ये जो देखो, हाँ क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में भी आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता कभी कभी कि क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या लिखे। ये लोग जो लैंग्वेज दे रहे हैं ना, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सच ए कॉस्ट शीट विद ऑल डिटेल्स ऑफ दिस सबस्टेंडिंग द फिगर्स विद, ये आपको लिखना है तो वही लिख सकते हैं, या आपको अगर अपने को मन से लिखना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो आपको जो लिखना है वही डायरेक्टली लिख लो। इज क्लियर? क्या बोलो, इज दिस क्लियर? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, जो आपको लग रहा है कि भाई लाइन अगर अपने को समझ में नहीं आ रही कि सर फर्स्ट लाइन क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखते ना, ठीक है। अभी यहाँ पर अपने को मालूम है कि अपन फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट रिलेवेंट कॉस्ट पहले निकालने वाले, तो पहले वो लिख लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट, दैट इज रॉ मटेरियल, लेबर, मटेरियल, ये सब वो लिखना पड़ेगा। फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट
the relevant cost will be for each of the element. The relevant cost will be first. अब ये this is nothing but working note, हाँ, this is nothing but working notes. फर्स्ट, सबसे पहले वाला क्या था, मार्केट सर्वे. हर एक चीज का वर्किंग नोट लिखते हुए चलो. अपन क्वेश्चन में मार्किंग करेंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले अपने. मार्केट सर्वे क्या था भाई, इट्स अ सम कॉस्ट, हेंस इररिलेवेंट कॉस्ट. आप लोग कृपया करके ऐसा मत लिखो, आप पूरा इररिलेवेंट की स्पेलिंग लिखो. आप लोग पास होने की बाकी हो, मैं पास हो चुका. सेकंड, फिर चलते अपन मटेरियल्स पे. मटेरियल्स पे अपन चलेंगे. मटेरियल्स में था एक, ये था पॉश. अब पॉश में देखो, पर यूनिट एक चीज था, पर यूनिट, पर यूनिट एक एक यूनिट था. 50,000 इंटू वन, तो 50,000 यूनिट्स. उसका रेट क्या डिसाइड किए थे, एट द रेट 2.5, विच इज इक्वल्स टू 50,000 इंटू 2.5 कितना होता भाई, 1,25,000. 1,25,000. यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो. एज इट इज, as it is of regular use, बाय फ्रॉम मार्केट या रिप्लेसमेंट वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको, जो इन्होंने जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज टू बी यूज्ड. एज इट इज ऑफ यूज, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट is to be used. Is this clear? Current replacement cost is to be used. डन 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 डन. चले अपन आगे. पॉश, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो कम से कम एक्सप्लेनेशन लिख देना, जिससे उसको समझे कि भाई हाँ, सामने वाले को कॉपी करके नहीं लिखा, इसको सही में मालूम था इसका रीजन. ये हो गया पॉश. फिर है फ्लैश. अब देखो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया क्या लिखना है, मटेरियल इसके बारे में डिटेल एकदम, ऐसा बहुत अलग फॉर्मेट में कुछ फॉलो नहीं कर रहा. इंस्टीट्यूट भी आपसे अलग कोई फॉर्मेट एक्सपेक्ट नहीं करते. हाँ, आपके सॉल्यूशन में जो आपके क्वेश्चन बैंक में जो सॉल्यूशन है वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैंने दिया है, लेकिन वैसा कंपलसरी नहीं है कि भाई बस वही हार्ड एंड फास्ट रूल की बस उससे ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये वाले वैल्यू से मतलब है, ये वाला वैल्यू मिल गया तो मार्क्स दे देते, ये वाला वैल्यू नहीं मिला तो वो लोग मार्क्स नहीं देते, बस खत्म है. ये वैल्यू आप कैसे लेके आते हैं, थोड़ा बताओ कैसे लेके आते हैं, स्टेप्स अलग भी हो सकते हैं. अब मैं इधर से थोड़ा शॉर्टकट मारना मैं चालू कर रहा, लेकिन आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है. तो ये 50K इंटू 2 कितना रहेगा, ये 1,00,000 यूनिट्स रहेगा, बराबर. 1,00,000 यूनिट्स एट द रेट, अब 1,00,000 यूनिट्स एट द रेट डायरेक्टली नहीं लिख सकते. 1,00,000 यूनिट्स को अपने को डिवाइड करना पड़ेगा 60,000 यूनिट्स और 40,000 यूनिट्स को. ये 60,000 एट द रेट 1.10, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टॉक में था, इसलिए उसका रीसेल वैल्यू, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टॉक में था, बराबर. और ये 40,000 को अपने को खरीदना पड़ेगा, दैट इज एट द रेट 2.80, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट का रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो कितना हो रहा देखो, 60,000 इंटू 1.10, 66,000, 40,000 इंटू 2.80, 1,12,000. ये टोटल कितना हो गया भाई, प्लस 66,000, so that would be
रुपीज 1,78,000, दैट वुड बी रुपीज 1,78,000. नेक्स्ट लास्ट में क्या था, स्प्लैश. तो स्प्लैश क्या रहेगा, 0.25 इंटू 50,000 यूनिट्स इज नथिंग बट 25,000 यूनिट्स. 25,000 यूनिट्स एट द रेट कितना था, 5 रुपये. कि ये इसका तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही था. तो आप थोड़ा रीजनिंग थोड़ा लिखते हुए चलो आप लोग. अब रीजनिंग, एज इट वॉज नॉट इन स्टॉक वी नीड टू बाई फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज बाई फ्रॉम मार्केट. क्लियर. ये हो गया अपना मटेरियल का. मटेरियल का होने के बाद, मटेरियल का होने के बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आया ना तो आपको 14 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि क्योंकि ये क्वेश्चन में डाटा बहुत दिया है. नहीं तो इसका मटेरियल और मशीनरी और ओवरहेड्स पूछ लेंगे, ये इसका मटेरियल और लेबर पूछ लेंगे. आधा अधूरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसका. लेबर. अब लेबर में थोड़ा आराम से देख के लिखो, मतलब ध्यान से लिखो. स्किल्ड लेबर. स्किल्ड लेबर में अपने को ये समझ गया था कि 15 मिनट उसको रिक्वायर्ड है. एक यूनिट के लिए 15 मिनट है तो 50,000 यूनिट के लिए कितना रहेगा. देखो ऑब्वियसली मिनट्स में है तो उसको डिवाइड बाई आवर्स कर दो, 60 मिनट्स कर दो. तो वो कितने घंटे हो गए, 12,500 आवर्स. 12,500 आवर्स, 12,500 घंटे. अब ये 12,500 को रेट क्या रहेगा, दैट इज द मेन प्रॉब्लम. रेट ही मेन दिक्कत है. सर रेट क्या रहेगा, अपन ने निकाल तो दिया 30 रुपये का. 30 रुपये का रेट तो निकाल दिया, क्लियर है. ये 30 रुपये के रेट के अलावा अपन ने स्किल्ड लेबर को उधर से इधर लेके आए, उसके वजह से जो अपना अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ उधर 4.50 रुपीज का, वो भी तो लेना पड़ेगा यहाँ पर. समझा बेडू. 30 रुपये तो उसका स्किल्ड लेबर का कॉस्ट है, लेकिन अपन ने वो प्रोजेक्ट से निकाल के ये प्रोजेक्ट में डाला. इज इज क्लियर. वो प्रोजेक्ट से निकाल के ये प्रोजेक्ट में डाला तो 30 प्लस 4.5, 34.5 इज द टोटल. इज क्लियर. तो ये ही मेन था यहाँ पर. 34.50 इंटू 12,500, ये कितना रुपीज 4,250. क्लियर. थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिख लो यहाँ पर. ये था उसका रेट, बराबर. ये क्या था, उसका रेट था. और ये क्या था, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट, क्योंकि वो उधर इतना कमा ही रहा था 4.50. ये मिस कर देते तो आप लोग इसको स्टार मार्क करके लिख लो भाई कहीं से. ये हो गया स्किल्ड लेबर. अब बी चलेंगे अपन अनस्किल्ड लेबर पे. अनस्किल्ड लेबर का तो अपने को मालूम ही था कि ये क्या है, बोलो. अनस्किल्ड लेबर का अपने को मालूम है कि वो क्या है. सर अनस्किल्ड लेबर का क्लियर अपने को मालूम था कि वो इररिलेवेंट कॉस्ट है, क्योंकि वो सरप्लस में है. क्या बोलेंगे अपन उसको, अनअवॉइडेबल कॉस्ट. अनअवॉइडेबल कॉस्ट. हेंस 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 इररिलेवेंट. फिर इसके अंदर था फोरमैन. फोरमैन भाई साहब क्या बोल रहा, फोरमैन भाई साहब क्या बोला कि भाई मैं उसको 1,50,000 दे रहा, लेकिन 60,000 इज अ कमिटेड कॉस्ट. 60,000 इज अ कमिटेड कॉस्ट. तो जो 90,000 है ऊपर का, जो 90,000 है दैट इज द ओनली रिलेवेंट कॉस्ट. क्लियर. दैट इज द ओनली रिलेवेंट. ये हो गया अपना थर्ड मशीनरी का, लेबर का. तो अपन चल रहे मशीनरी पे. मशीनरी क्या बोल रही है,
मशीनरी में दो थे, MT4 T7, यहाँ पर अपन ने लिख दिया रेगुलर यूज़। जैसे अपन ने लिख दिया रेगुलर यूज़, देखो बच्चों ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना वो आपको पूरे के पूरे पूरे बैच में सिर्फ 50 या 60 क्वेश्चन ऐसे, जब अपने को आधी आधी पौन पौन घंटा एक एक क्वेश्चन को लग रहा, तो आप ऐसे समझ लो 60 क्वेश्चन इंटू 45 मिनट्स डिवाइड बाई 60, तो अपने 40-45 घंटे तो इसमें जाएंगे, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन के 15-20 घंटे बाकी कंसेप्ट। MT7 रेगुलर यूज़ के अलावा ये क्या था, नो यूज़ था, तो नो यूज़ रेगुलर यूज़ में आप बोल देंगे कि इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट यूज़ करने वाला है, इसका अपने को रीसेल वैल्यू यूज़ करने वाला था, रीसेल कॉस्ट। तो इधर कितना था, 80,000 माइनस 65,000, 15,000 इज अवर रिलेवेंट कॉस्ट, 15,000 इज अवर रिलेवेंट कॉस्ट। और इधर ये कितना था, 11,000 माइनस 8,000, 3,000 इज अवर रिलेवेंट कॉस्ट। क्लियर। अब लास्ट मशीनरी के बाद ओवरहेड्स। सर हमको ऐसा लग रहा है अभी हल्का हल्का हम लोग है ना फाइनल, ठीक है, अगर जिसने पहले फाइनल का लॉ के अलावा ये सब्जेक्ट मतलब पहले लॉ ले लिए होंगे तो फिर भी आपको लगा नहीं होंगे क्या फाइनल में हो, लेकिन ये देखिए क्योंकि लॉ मेरे को जितना सतीश सर से हमारी बात होती, सतीश सर हमेशा बोलते हैं कि इंटर का लॉ ज़्यादा ईजी है। क्या पता अभी लोग बताओ भाई इंटर का लॉ सेम ज़्यादा ईजी है क्या, वो ऐसा बोलते हैं कि उनकी इंटर की बैच ज़्यादा आवर्स की है, फास्ट ट्रैक तो वो शायद 60 आवर्स में निपटा रहे। मैं बोला भाई तुम क्या ही पढ़ा रहे, मेरे को तो 60 लेक्चर्स लग रहे और उनको 60 आवर्स लग रहे। मैं बोला भाई ग्रेट हो आप। तो बोले सब्जेक्ट भी थोड़ा हल्का है फाइनल का। ओवरहेड्स, फिक्स्ड कॉस्ट, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है तो भाई अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स तो क्या रहेंगे, इररिलेवेंट कॉस्ट ही रहेंगे। लेकिन जो वेरिएबल वाला पार्ट है, लेकिन जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, 50,000 इंटू 1.20 रुपीज 60,000 इज द रिलेवेंट कॉस्ट। हियर इज द रिलेवेंट। डन, ये हो गया। तो आ जाओ अपन बनाते एक कॉस्ट शीट जिसमें रॉ मटेरियल कितना था भाई रिलेवेंट सर 1,25,000 प्लस 178 प्लस 1,25,000, तो रॉ मटेरियल था 4,28,000 का। लेबर था 431,250 प्लस 90,000 बराबर रिलेवेंट कॉस्ट, तो 5,21,250। फिर मशीनरी की बात कर लो तो 15 प्लस 3 18,000। फिर ओवरहेड्स की बात कर लो तो 60,000। तो सर टोटल कॉस्ट हो गया 428 प्लस दिस प्लस 18 प्लस 60,000 इस 10,27,250। सर टोटल कॉस्ट में अपन ऐड कर देंगे अगर प्रॉफिट जो कि रहेगा अपना बैलेंसिंग फिगर, तो अपना मित्रों आ जाएगा सेल्स। सर सेल्स कितना है, 50,000 यूनिट्स इंटू 25 रुपये का सेलिंग प्राइस ऊपर था, ऐसे चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता बड़े बड़े क्वेश्चंस में। ये होगा 12,50,000, 12,50,000 माइनस 10,27,250 करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ गया, बधाई हो, 222,222।
जो 3 पत्ती खेलते वो लोग खुश हो गए, 222 आ गया तो 222 750। इज दिस क्लियर? बोलो 222 750 इज योर आंसर। जैसे जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखने से समझ में आती है, नहीं तो सेल्स दिया ही नहीं है, सेल्स दिया ही नहीं है, सेल्स दिया ही नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखने से समझ में आती है, ऐसी चीज़ है। इसके अलावा कॉस्ट शीट तो नॉर्मली बनाना था। डन 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 डन, समझा आप लोगों को? फटाफट ये लेक्चर ये मतलब इसको कंप्लीट करो, क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट करो। ऊपर से कुछ अगर मिस हुआ होगा तो एक बार देख लो। एक बार ऊपर से वापस घुमा देता। देख लो यहाँ से, अगर कुछ मिस हुआ होगा तो लिख लो फटाफट फटाफट। फटाफट फटाफट फटाफट, समझ समझ के एक्सप्लेनेशन देते देते हैं, लिखते लिखते मतलब। सर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था ये भी होमवर्क करके आना, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं सिर्फ क्या बोला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा। क्या पूछा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए बी सी डी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अब यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के आया थोड़ा हल्के हल्का दिमाग से पहले से, तो क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ के आए ना तो आपको समझेगा कि यहाँ पर है ना, जितने यूनिट्स से लोग बनाने को बोल रहे 1000 आवर्स के अंदर पूरे यूनिट्स बन नहीं रहे। सी और डी के केस में जो ये लोग 900 यूनिट्स और 600 यूनिट्स सेल करने का देख रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये लोग सोच रहे कि 600 यूनिट्स बेचेंगे। 600 यूनिट्स बेचने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो 600 इंटू 2 1200 आवर्स चाहिए, लेकिन इसके पास है ही कितने? 1000 आवर्स। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपना लॉस्ट हो जाएगा। देखो मतलब 1200 आवर्स चाहिए, लेकिन 1200 आवर्स मिलने वाले क्या है ही नहीं, है ही प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 आवर्स की। सर बिना क्वेश्चन पढ़े आप बता रहे, मैंने होमवर्क क्वेश्चन बोला था कि क्वेश्चन घर पे पढ़ के आना। अगर आप लोग अभी पढ़ के नहीं आएंगे तो मैं तो डायरेक्टली थोड़ा पढ़ाऊंगा ना। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि अब मैं जो भी क्वेश्चन होमवर्क बोलूंगा आपको पूरा पढ़ के आना है घर से। दिस क्लियर? अब ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सर अब थोड़ा ये कर दो वापस से पढ़ो, नहीं, मैं जो बोल रहा कि आपको पढ़ के आना है तो पढ़ के आना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा जब के जब पॉज करके पढ़ा करो फिर। तो ये क्वेश्चन में 1000 आवर्स क्वेश्चन में बोला है कि 4 प्रोडक्ट बनाते, एक प्रोडक्ट कोई बना सकता, आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, कैपेसिटी कंस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? जब अपने को बोल दिया कि भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 आवर्स है मतलब लिमिटेड है, मैंने आपको बताया था ना, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई रहेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ नहीं दे देते। यहाँ पर दे दिया, दिस इज नथिंग बट कैपेसिटी कंस्टेंट बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते हैं? कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। क्लियर? अब वॉट एवर इज प्रोड्यूस हैज टू बी सोल्ड एंड देयर इज नो इन्वेंट्री।
कुछ नहीं था। अब यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दिया और प्रॉफिट के लिए बाकी कुछ डाटा दिया नहीं है। तो अपन मार्जिनल कॉस्टिंग में जब पहले पढ़ते थे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, बस वही यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इज क्लियर। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फटाफट पहले फुर्सत में फर्स्ट वर्किंग नोट यही निकाल लेते हैं कि भाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है। 40 माइनस 30 10, 30 40 और 40। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 40। अब देखो कंट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ऑफ ए बी सी डी। अपॉर्चुनिटी लॉस मतलब क्या है कि भाई मैं अपॉर्चुनिटी लॉस मतलब क्या है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, वो तो है ही, वो एब्सोल्युटली है। लेकिन मेरे को सेल करने मिल रहा कितना 600 यूनिट्स, लेकिन मैं मेरे कैपेसिटी की वजह से नहीं बेच पा रहा, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी लॉस। एक बात बताओ, मैं सेल कर सकता था 600, लेकिन 600 यूनिट सेल करने के लिए मुझे 2 घंटे लग रहे, तो मुझे 1200 आवर्स चाहिए। तो लेकिन ये तो 1000 आवर्स से मुझे दे रहा, तो ये 1000 घंटे की वजह से मैं 600 नहीं बेच रहा। दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी लॉस। दिस क्लियर, सिंपल है ना। कि भाई आप बोल रहे हैं कि भाई मैं 600 यूनिट्स बेच सकता, लेकिन मुझे 600 यूनिट्स के लिए 1200 आवर्स चाहिए, लेकिन 1200 आवर्स है ही नहीं आपके पास, आपके पास है ही सिर्फ 1000 आवर्स। तो जब 1000 आवर्स ही है आपके पास, तो मतलब क्या है कि कुछ यूनिट्स अपन बना नहीं पाएंगे। कुछ यूनिट्स अपन क्यों नहीं बना पा रहे, दैट इज नथिंग बट क्योंकि अपने पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी लिमिटेड है। जो कुछ यूनिट्स अपन नहीं बना पा रहे, दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ड्यू टू कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। यहां पर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आ गया, इसलिए अपन इसको ए को बी सी डी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। यहां पर इनका देखो पूछने का नजरिया रहता, आंसर क्वेश्चन जब पूछता ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब और क्या रहता, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव तो रहता ही रहता। वो अपन ने ऑलरेडी अपन ने अपने नोट्स में भी देख लिया था। लेकिन यहां पर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो एंगल से नहीं पूछ रहा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन से एंगल से पूछ रहा, अपने को सोचना पड़ेगा। यहां पर जब कैपेसिटी कंस्ट्रेंट दे दिया, तो अपने को उस एंगल से जवाब देना है। इज क्लियर। ये अब ये जो चीजें है ना, ये बुक्स में लिखी नहीं है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब अपन बहुत ज्यादा कर लेंगे, ऑटोमेटिकली अपने को समझ जाएगा कि कहाँ कौन सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना है। यहाँ पर कौन सा लेना है कि यहाँ पर खुद के अंदर ही अपने को देख के बताना है कि भाई ठीक है, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इधर इधर का इधर नहीं बन रहा ना, तो ये लेंगे। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पर लिख दो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख लिया। उसके बाद अभी देखो नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन बी सोल्ड दिया है, और अपने पास टोटल अवर्स है। सबसे पहले टोटल अवर्स लिखो, मैं आपको बताता हूँ। टोटल अवर्स कितना है, 1000 1000 1000 1000। टोटल अवर्स कितना है, 1000 1000 1000 1000। टोटल अवर्स 1000 है, 1000 है, 1000 है। नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी मेड, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी मेड, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी मेड, कितने यूनिट्स ये लोग बना सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्शन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट 1 घंटा, तो 1 घंटे में 1 यूनिट बनता, तो 1000 आवर्स में कितने यूनिट्स बनेंगे, 1000 आवर्स 1000 यूनिट्स बनेंगे। 1 आवर 15 मिनट्स मतलब कितना होता भाई, देखो 15 मिनट्स मतलब कितना होता सर, 60 मिनट्स को अगर अपन एक लेंगे, वन लेंगे वन, तो 15 मिनट्स को अपने को 0.25 लेना पड़ता, बेसिक एकदम। तो यहाँ पर दिस वुड बी 1.25, दिस वुड बी 1.25। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट बनने को 1.25 आवर्स लगने वाले, तो 1000 आवर्स में हम कितने यूनिट बना पाएंगे। सिंपल सी बात है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.25, दैट इज 800 यूनिट बना पाओगे। सिमिलरली इधर भी 800 यूनिट बना पाओगे 1.25, और 2 घंटे मतलब अपन सिर्फ बना पाएंगे 500 यूनिट। क्लियर है। और मैक्सिमम डिमांड गिवन है कि भाई अपन कितने यूनिट बेच सकते हैं। यहाँ पर अपन 1000 बेच सकते, यहाँ पर अपन 600 बेच सकते, नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन बी सोल्ड। यहाँ पर अपन 900 यूनिट बेच सकते, यहाँ पर अपन वापस 600 यूनिट बेच सकते। दैट इज नंबर ऑफ मतलब मैक्सिमम डिमांड। अब यहाँ पर लिखेंगे अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, कितने 1000 माइनस 1000 कुछ नहीं, नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन बी मेड 800, बेच सकते 600, मतलब अपॉर्चुनिटी कुछ लॉस नहीं हुई। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन बी मेड 800, लेकिन बेच सकते 900, इसका मतलब क्या है 100 यूनिट्स अपन बेच नहीं पा रहे। यहाँ पर भी क्या है 100 यूनिट्स अपन बेच नहीं पा रहे हैं। इज इज क्लियर, दिस इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ड्यू टू सेल्स कंस्ट्रेंट। इज क्लियर, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, तो वो एकदम ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इन यूनिट्स लिख देंगे, और अपॉर्चुनिटी लॉस्ट या अपन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बोल देते उसको, अपन लिखेंगे, अपन लिखेंगे अपॉर्चुनिटी
कॉस्ट, और यह लिख दो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू सेल्स कंस्ट्रेंट, ड्यू टू सेल्स कंस्ट्रेंट। सेल्स कंस्ट्रेंट की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी लॉस इधर इधर नहीं। यहाँ पर 100 यूनिट्स नहीं बना पा रहे, 1 यूनिट के पीछे अपन 40 रुपये कमा सकते थे, तो अपना 4000 का नुकसान हो गया। यहाँ पर भी 4000 का नुकसान हो गया। क्लियर? इज दिस क्लियर? 4000 का नुकसान, 4000 का नुकसान। डन 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 डन, बोलो डन 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 डन। समझा? या लिख लो, ये क्वेश्चन काय का था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस सेल्स कंस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस सेल्स कंस्ट्रेंट। डन। तो आज ऐसा जब अपन ने कंसेप्ट बहुत कम पढ़े, लेकिन क्वेश्चंस में, दोनों क्वेश्चंस में अपने को सीखने बहुत मिला कि अच्छा ऐसा आया तो इसको ऐसा करना है, ऐसा आया तो इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा आया तो। चलो आज के लिए काफी करते हैं। आज कल आपको पेज कहां से डिलीट, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा एकदम, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका करके। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सिर्फ इतना करना है, हर एक कॉस्ट के लिए रिलेवेंट कॉस्ट और इरेलीवेंट कॉस्ट लिख के लाना है। हर एक कॉस्ट रिलेवेंट है या इरेलीवेंट है लिख के लाना है, ठीक है? 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 10 तो कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो तो अपन 10-15 मिनट में कर लेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन जब का जब कर लेंगे। तो कल के लेक्चर में अपन रिलेवेंट कॉस्टिंग खत्म कर देंगे और फिर अपन चल जाएंगे कहाँ, टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर। टारगेट कॉस्टिंग थोड़ा बहुत कम स्टार्ट कर देंगे कि भाई टारगेट कॉस्टिंग क्या रहता क्या नहीं रहता, और अपन वो टारगेट कॉस्टिंग सीख लेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मोस्ट प्रोबेबली वो शायद डेमो रह सकता, अभी पता नहीं है, जैसे विजय सर बोलेंगे वैसा हम लोग कर लेंगे, आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा तो प्लीज़ ये मेल आईडी पे कृपया कम्युनिकेट करें कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? एंड मिलते हैं लेक्चर्स में, और कुछ भी डाउट रहा तो आप लोग हमेशा बिंदास यहाँ पर मेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 9 में हर एक कॉस्ट के पीछे आपको रिलेवेंट है या इरेलीवेंट है लिख के लाना। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें एक पॉइंट ही अच्छा है, बाकी सब आप लोग पूरा कर सकते हैं। और अगर मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा ऑप्शन, ठीक है? आप लोग ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। हर एक कॉस्ट के पीछे आपको ये लिखना है कि इज दिस अ रिलेवेंट कॉस्ट और इरेलीवेंट कॉस्ट, इज दिस अ रिलेवेंट कॉस्ट और इरेलीवेंट कॉस्ट। क्वेश्चन में ये पूछा सबसे पहले, रिलेवेंट कॉस्ट इफ द क्वांटिटी इज एक्सेप्टेड, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिलेवेंट कॉस्ट एंड इरेलीवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट और इरेलीवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो बोल रहा। इंडिकेट द रीजंस वेदर इट शुड एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, मतलब सेल्स प्राइस भी दिया होगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट रिलेवेंट, प्रॉफिट आ रहा तो करो, नहीं आ रहा तो मत करो, सिंपल लॉजिकल है। एज अ बिजनेस ओनर क्वेश्चन को सोचो और क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में अपना रिलेवेंट कॉस्ट खत्म कर देंगे और अपन आगे बढ़ जाएंगे। बाय।